हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास होने चाहिए। तो भैया फास्ट ट्रैक का हमारा सफ़र चल रहा है। अभी तक आपने बेसिक कर लिया, उसके बाद आपने टैक्स रेट कर लिए, रेजिडेंशियल और स्कोप का जो टॉपिक है वो आपने कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सफ़र आपका अच्छा खासा रहा है, ठीक ठाक रहा है, सब कुछ समझ में आया है। और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी या डाउट अगर आपका आया है तो आपने रेस करा है, ठीक है। फास्ट ट्रैक में जैसे थोड़ा सा हमारा स्पीड ज़्यादा रहती है नॉर्मल क्लासेस से, तो यस ऑब्वियसली आपको इसमें जो एक तरह से कंटेंट है थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपका फुल फ्लेज मैनर में कोई डाउट निकल के आता है तो आप बेशक उसको पूछेगा, उसमें हिचकिचाने की किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके, नंबर आप लोगों के पास रहता ही है। खैर बहरहाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोटे हाथियों की बरसात, ठीक है। मोटे हाथियों की बरसात, हाँ जी, मोटे हाथी हमारे सारे के सारे 5 हेड्स: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम को क्लासिफाई करने के हमारे 5 मेजर हेड्स हैं, जिनको हमने टैक्स रेट की क्लास में भी डिस्कस किया था, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और सैलरी वाला जो चैप्टर है वो आपका काफ़ी हद में आज कवर हम करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि टॉपिक आज हो जाए, नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, इसका एक और सेशन आपके सामने आएगा और उसके बाद फिर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इस तरीके से हम चलेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। और है क्या, शुरू करा जाए। तो पहले समझ लीजिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे 3 सेक्शन हमें पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है सेक्शन 15, एक हमें पढ़ना है सेक्शन 16 और एक हमें पढ़ना है सेक्शन 17। ओके, इसके अलावा यहां पर मैं लिख देता हूं +10 मतलब सेक्शन 10। ओके, कुल मिला के सैलरी का जो सारा का सारा कंटेंट है वो इन 4 सेक्शंस के इर्द गिर्द घूमता है। सेक्शन 10 तो आप याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ सैलरी में ही नहीं बाकी जगह पर भी, जहां कहीं पर भी एग्जेम्पशंस होती हैं, एग्जेम्पशन या कह लीजिए एग्जेम्प्टेड इनकम, वो एक लिस्ट है। सेक्शन 10 और कुछ नहीं, एक तरह से पूरी लिस्ट है कि किन किन तरह की इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ जर्नी, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, पीजीबीपी हो, सेक्शन 10 हम थोड़ी छोटी जगह पर पढ़ेंगे। ओके, सैलरी का लेना देना मेन 3 सेक्शन के साथ है। सेक्शन पहले इसलिए बता दे रहा हूं, एग्जाम में जब भी अपनी प्रेजेंटेशन लिखोगे वर्किंग नोट्स में भर भर के सेक्शन डाला करो, आसानी से याद करवाऊंगा आपको साथ साथ अभी यहां पे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में, स्पेशली जीएसटी में, जैसे जैसे सेक्शंस लिखोगे वैसे वैसे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, 15, 16, 17 3 सेक्शन है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपका सेक्शन 15 है ये तो चार्जिंग सेक्शन है। ये क्या है? चार्जिंग सेक्शन। भाई कोई आदमी, कोई इंसान, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल सैलरी से पैसे कमाता है तो उस पर टैक्स लगेगा, है ना, सीधी सी बात है, लगेगा। लेकिन ऐसे बोलकर थोड़ी ना टैक्स लगेगा, ये चीज जो है कानून में लिखी जाएगी। सरकार ने, हमारे लॉ बनाने वालों ने ये किताब में लिखी कि अगर कोई व्यक्ति सैलरी से कोई भी इनकम जनरेट करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये कहां लिखी हुई है? ये सेक्शन 15 में लिखी हुई है। तो जो सैलरी के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को मिलता है वो सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट से मिलता है, ठीक है। सेक्शन 16 में छोटी सी डिडक्शंस हैं, बड़ी मामूली सी 3 छोटी छोटी डिडक्शंस है सेक्शन 16 में, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो एरिया होगा ना सेक्शन 16 का, मैं आपको बताऊंगा अभी, आपको एग्जाम में इंटरप्रिटेशन लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। भाई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है, आपको अंदाजा होगा अभी तक थोड़ा बहुत, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर लिखा दिया। अब लेकिन वर्किंग नोट में जितनी सुंदरता के साथ आप जितनी सुंदरता के साथ अपनी इंटरप्रिटेशन लिखोगे ना, एग्जामिनर उतना ज्यादा इंप्रेस होगा। ओके, और उसे इंप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सेक्शन मेंशन कर दो। मैं इस बात पे बिल्कुल दबाव नहीं डाल रहा आपको कि आपको सारे के सारे सेक्शंस आने चाहिए, नहीं, शॉर्टकट बताऊंगा अभी धीरे धीरे। उन सेक्शंस को मेंशन करना जो पता है कि एग्जाम में आते ही आते हैं, मेंशन करके इंटरप्रिटेशन लिखना, मजा आ जाएगा। तो ये सेक्शन 16 बस अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। और सेक्शन 17 सबसे ज्यादा आसान है, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ पर्क्स के बारे में लिखा हुआ है। सर पर्क्स क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। पर्क्स अभी छोटा सा बता देता हूं कि ये एक तरह से एसेट बेनिफिट्स होते हैं। फिलहाल के लिए इतना जानना काफी है। एसेट बेनिफिट्स मालिक दे देता ना इस्तेमाल करने के लिए कि चलो भाई को गाड़ी यूज करने के लिए दे दो, घर यूज करने के लिए दे दो, उसके नौकर चाकर लगवा दिए, ये सब पर्क्स में होती है, सेक्शन 17 में लिखा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सैलरी के बारे में। तीनों सेक्शन याद हो गए? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी से याद रहेगा आपको।
और खुद सोचो, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, खाली 3 सेक्शन याद रखने, हम इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया लिखेंगे। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि भैया सैलरी है क्या? सैलरी है क्या? सैलरी अक्सर हमने सुना है कि लोग जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बदले उन्हें एक इमोल्यूमेंट पर मंथ बेसिस पर रिसीव हो रही है, उसे हम सैलरी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इसको एक प्रॉपर, एक डेलिकेटेड लैंग्वेज में किस तरीके से बोला जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा प्रोविजन आपने याद रखना है। क्या? दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। दैट इज व्हाट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉयर है, मालिक है, एक एम्प्लॉय है, उसका कर्मचारी है। जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के अनुसार सारी की सारी एक्टिविटीज करता है, उसके एक स्पेसिफिक पेरोल पर काम करता है। काम करने के बदले मंथली बेसिस पर उसको एक इमोल्यूमेंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, उसको हम सैलरी कहते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट जो कहा गया सैलरी के बारे में। इसके अलावा सैलरी कैसी भी हो, एम्प्लॉयमेंट कैसी भी हो, फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हर तरह की एम्प्लॉयमेंट सैलरी के लिए कैटेगराइज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने हमें मालूम होनी चाहिए वो ये वाली लाइन है कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल। ठीक है, इस तरह से आप यहां पे एड ऑन करेंगे, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ये पीडीएफ ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन से आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप पहले से लेक्चर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पीडीएफ है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सैलरी पर टैक्स लग जाता है ड्यू और रिसीव्ड, उन दोनों में से कोई भी जो भी अर्लियर हो उसके हिसाब से। सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए, आइए समझते हैं, बिल्कुल उसी काम के लिए तो है, थोड़ा बारीकी से इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने बोला, मैं एक बार लिख देता हूं कि अगर ड्यू होगा, अरे भाई चल, कि अगर ड्यू होगा और रिसीव्ड होगा, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। तात्पर्य समझिए, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है वैसे तो। 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से लेकर आपका मार्च 2024, ये हमारे पास 12 महीने हैं और ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसी को प्रीवियस ईयर कहेंगे, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, सर अप्रैल में काम करा, सैलरी मिल गई, टैक्सेबल होगी। मई में काम करा, जून में काम करा, सैलरी मिल गई, सीधी सी बात है, टैक्सेबल होगी। बराबर। अब ध्यान देंगे जरा, मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काम करा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल समझिएगा, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काम करा। सर ये 9 मंथ्स हो जाते हैं, 9 मंथ्स हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम 23-24 की बात कर रहे हैं, जो जिसका क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काम करा, 9 महीने होते हैं, मैं मान लेता हूं 50,000 रुपए मंथली सैलरी है। ठीक है, तो 50,000 रुपए के हिसाब से इनको इस साल में अभी तक 4.5 लाख रुपए की सैलरी मिल चुकी है, 4.5 लाख रुपए की सैलरी मिल चुकी है। ठीक है, रूल क्या है कंपनी का? भाई आपने पूरा अप्रैल काम करा, 30 अप्रैल जैसे ही आएगा आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। ओके, समझिएगा। ड्यू और रिसीव्ड क्या है, आपने अकाउंट्स मुझसे बेहतर समझा है तो मीनिंग आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूं एक बारी। भाई अप्रैल में आपने काम करा तो पूरे कंपनी ने क्या रूल बना रखा है कि 30 तारीख को आपको सैलरी मांगने का अधिकार है, महीने की लास्ट डेट पर आपको सैलरी को मांगने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि सैलरी लास्ट डेट पर ड्यू हो जाती है। आपने पूरा अप्रैल काम करा, 15 दिन काम करा, 20 दिन काम करा, आपको सैलरी मांगने का अधिकार नहीं है। अधिकार कब मिलेगा? 30 तारीख को मिलेगा। ऐसी पूरी मई काम करा, 31 तारीख आ गई, आप सैलरी मांगने का अधिकार है आपका, दैट इज आपकी सैलरी ड्यू हो गई। तो ये सिलसिला बिल्कुल ठीक चल रहा था। अप्रैल काम करा, 30 तारीख आई, ड्यू हुई, मिल गई। मई 31 आई, ड्यू हुई, मिल गई। जून 30 आई, ड्यू हुई, मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था दिसंबर तक। अब आई जी जनवरी में 30 तारीख को, सॉरी माफ कीजिएगा, अरे थोड़ी जीके खराब हो गई यहां पे। ठीक है, हाँ, जनवरी 31 को यहां पर आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपए की ड्यू हो गई। मालिक ने कहा यार हाथ तंग है, कंपनी पैसा जो है अभी कमा नहीं रही, मुनाफा कम है भाई, चला प्लीज समझो बात को, समझो। नहीं दी।
नहीं दी मतलब आप काम करते रहो यार, ऐसे क्यों घबरा क्यों रहे हो, काम करते रहो आप, आपको मिल जाएगी, अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे अपना। ठीक है चलो, आपने कहा इतने टाइम से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय बढ़िया आदमी है, एम्प्लॉयर मालिक बढ़िया आदमी है, झूठ नहीं बोल रहे होंगे। फरवरी आई 28, 2024 से तो 29 होगा, लास्ट डेट पर फरवरी की ड्यू हो गई। आप कह रहे भाई साहब जरा वो जनवरी वाली और फरवरी वाली दोनों सैलरी दो ना, जरा हमारी ड्यू हो गई। अरे हाँ यार, आपकी जनवरी की भी सैलरी नहीं दी यार, हाथ तंग चल रहा है भैया, हाथ अभी तंग चल रहा है, कैसे दूं यार, रुक ना तू काम कर, अभी रुक, अभी चल, अभी चल, अभी चल, थोड़ा थोड़ा थाम थाम थाम। फरवरी में भी नहीं दी, देंगे 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 ऐसे बोल बोल के, ठीक है। मार्च आ गया, मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया, ड्यू हो गई। अरे मालिक अब तो दे दो, 3 महीने हो गए, आप मालिक कह रहा है यार थोड़ा रुक यार, थोड़ा थोड़ा रुक यार, रख 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 रख, अभी है नहीं पैसे, रुक रुक रुक, भावना में बहा लेता है, वी आर अ फैमिली, ठीक है, इस तरह से नहीं दे रहा पैसे। अरे बाप रे बाप, अरे भाई बड़ी दिक्कत आ गई, ये साल खत्म हो गया, ये साल खत्म हो चुका है, मार्च आ गया 31, ये खत्म हो चुका है। आपको 4.5 लाख मिले, ठीक है, 3 महीने का मामला गड़बड़ चल रहा है। फिर आता है अप्रैल, अप्रैल 30 हुआ, सैलरी ड्यू हुई। आप इस बार आग बबूला होकर जैसे ही मालिक के कमरे में घुसे, मालिक ने कहा ये लेना यार तेरी सैलरी 2 लाख रुपए, ये लेना तेरी सैलरी 2 लाख रुपए, क्यों आग बबूला हो रहा है, मैंने वादा किया था, मैंने तेरे को 2 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख कैसे दिए समझ गए ना आप, 50 50 50, 1.5 लाख तो पुराना हिसाब किताब था, और क्या नाम है आपका ये 50,000 रुपए अप्रैल के मिल गए, तो कुल मिलाकर अप्रैल में उसका सारा अकाउंट ड्यू हो गया। अब आप लोगों से प्रश्न, अब आप लोगों से सवाल, यहां पर दोस्तों ये जो ईयर है, अब ये अगला ईयर आ चुका है 24-25, और ये जो 1.5 लाख रुपए हैं ये इस साल में जाके मिले, अप्रैल के महीने में मिले ना, तो अगले साल में जाके मिले। मेरा आपसे सिर्फ इतना पूछना है कि 23-24 में उसकी कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, उसकी कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, मेरा सिर्फ आपसे इतना पूछना है। सर कायदे से अगर मैं बात करूं, मतलब 23-24 की 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए उसकी सैलरी बनती थी, बराबर, लेकिन उसको रिसीव 4.5 लाख ही हुई, मालिक ने पैसे रोक लिए और उसको जाके दिए कब, अप्रैल में, अगले साल जाके दिए, तो 4.5 लाख रुपए इसकी टैक्सेबल होनी चाहिए जो मिली इसको। लेकिन दोस्तों जो कानून है, जो इनकम टैक्स है, भावनाएं काम नहीं करेंगी यहां पे जो कानून है वो कहता है कि ड्यू और रिसीव्ड विचएवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव्ड विचएवर इज अर्लियर, ड्यू ड्यू ड्यू, ये 1.5 लाख रुपए आपको रिसीव हुए अगले साल, मतलब अप्रैल में जाके, लेकिन ड्यू तो ये पहले ही हो चुके थे ना, तो 4.5 लाख रुपए जो इसको मिले वो तो टैक्सेबल है ही, प्लस 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी जो रिसीव नहीं हुए इसको अगले साल में जाके मिले, 23-24 में ही टैक्सेबल होंगे। आपको लग रहा होगा सर ये इंसाफ नहीं है, गलत है, बात ठीक है, आपके कंसेप्ट के हिसाब से भैया नहीं हाथ में आया तो टैक्स कैसे दे आदमी, पर नहीं, ये नियम है, ड्यू और रिसीव्ड विचएवर इज अर्लियर टैक्सेबल होगा। सरकार को टैक्स से मतलब है आपसदारी में निपटाओ तुम और एम्प्लॉयर, हम नहीं जानते, आपकी सैलरी ड्यू हो गई थी, हाँ जी हो गई थी, टैक्सेबल होगी। और 50,000 रुपए तो ऑब्वियसली वो अप्रैल के हैं, उनका यहां पे कोई लेना देना नहीं है, बराबर, समझ आ गया, क्लियर। तो ये ड्यू वाला कंसेप्ट हो गया। इसके अलावा एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, देखिए यहां तक क्लियर है ना, हाँ जी, एक चीज और समझेंगे यहां पे, मैं थोड़ा सा इसमें एग्जांपल में चेंज करता हूं, हाँ ठीक है, हाँ इतना ठीक है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बिल्कुल ठीक 4.5 लाख रुपए मिले, जनवरी में भाई ने काम करा, 50,000 रुपए मिल गए, मिल गए, दूसरे केस में मिल रहा है, ईमानदार है, ठीक है, मालिक दे रहा है। फरवरी में 50,000 रुपए मिल गए, ठीक ठाक मिल रहा है पैसा, ठीक ठाक मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है। मार्च का महीना आया, मार्च 31 आई, आप मालिक के पास गए, मालिक सैलरी दे दीजिए, मालिक ने कहा लेना 50,000 रुपए तेरे जो बनते हैं ले 50,000। आपने बोला यार मालिक ऐसा है, ये यार मालिक ठीक है ऐसा है, देखो मैं घर में ना थोड़ी शादी है, घर में थोड़ा कुछ एक्सपेंडिचर है, क्या आप मुझे अप्रैल और मई की सैलरी एडवांस में दे सकते हैं, ठीक है, अप्रैल और मई की सैलरी एडवांस में दे सकते हैं, भाई थोड़ा खर्चा मेरा निभ जाएगा घर का। मालिक ने बोला अरे सर वी आर फैमिली, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, और मालिक ने 1 लाख रुपए जो है आपको एडवांस में दे दिए, तो कुल मिलाकर यहां पर आपको मार्च में आपने 1.5 लाख रुपए रिसीव कर लिए, ओके।
तो जब अप्रैल आप काम करोगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप मई जब काम करोगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, जून से मिलेगी, क्योंकि अप्रैल और मई का पैसा आपने भी ले लिया। ओके, अब सवाल ये है, ये 1 लाख रुपए आपको आज मिल गए, मतलब इस 23-24 में मिल गए, लेकिन कायदे से ये 1 लाख रुपए या 50-50 हजार रुपए ड्यू कब होते? अप्रैल में अगले साल। ड्यू कब होते? मई में अगले साल। लेकिन रिसीव आपको यहीं हो गए। तो बताओ जरा टैक्सेबल कितना होगा? सर अब आप समझ गए होंगे, सर आपने अर्लियर वर्ड का इस्तेमाल करा है, तो 4.5, 5.5, मतलब 6 लाख तो थी, 50,000 इंटू 12 तो 6 लाख तो थी। 1 लाख रुपए भाई ने और यहां पे चटका लिए, तो 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह, सरकार को पकड़ना है पैसा पहले। ड्यू हुआ है, रिसीव नहीं हुआ हमें मतलब नहीं, और पहले ही रिसीव कर लिया तो टैक्सेबल होगा ही होगा। सो दैट्स द लाइन कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं, बराबर। और हां, इस वाले पॉइंट से एमसीक्यूज का क्वेश्चन आने का जो चांस है वो डेफिनेटली बनता है। इस वाले सेक्शन 15 से एक आधा एमसीक्यूज आपका बन सकता है। चलो और बढ़ते हैं अपनी आगे वाली चीजें। नेक्स्ट आपका सेक्शन 9 प्लेस ऑफ एक्रूवल, ये स्कोप वाले चैप्टर का एक कंसेप्ट बनता है। क्या है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझिएगा। मैं वैसे ही बता देता हूं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपने देखा होगा, मोदी जी घूमने जाते हैं और अपना देशों के अलग अलग प्रधानमंत्री से मिलते हैं। अब घूमने जाते हैं तो उसको पर्सनली मत ले लीजिएगा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर पे एलिगेशन लगा दिया कि वो घूमने जा रहे हैं। नहीं, वो हमारी कंट्री के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको स्ट्रांग करने जाते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो आप देखते होंगे ना कि उनके साथ बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी चलते हैं, बराबर। वो सारे ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे केस में क्या है कि वो अब बहुत सारे जो हमारे आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेन सर्विस, जैसे आईपीएस होता है ना, ऐसे आईएफएस भी होता है, क्या बोलेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, यूपीएससी के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। तो वो डिप्लोमेट के तौर पे कंट्री के बाहर ही काम करते हैं, 5-5, 6-6 साल वो दूसरी कंट्रीज में समय बिता रहे हैं, वहां पे ऑफिशियल काम कर रहे हैं, एम्बेसी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हालांकि वो बाहर जॉब कर रहे हैं, थोड़ा स्कोप वाला चैप्टर ध्यान में लाइएगा। इनकम कहां पे अर्न करी उन्होंने? बाहर। काम कहां कर रहे हैं? बाहर। ड्यू कहां पे हुई? बाहर। लेकिन वो ये माना जाता है कि वो इंडिया की ही इनकम है, क्योंकि सैलरी तो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ना, तो इसीलिए यहां पर ये डीम्ड वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डीम्ड वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगर आपका बेसिकली देखा जाए, इंडिया इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, वो पॉइंट आ गया है, खैर कोई नहीं, आप इसी में इसको समझ लो। हम गवर्नमेंट, यहां पे एग्जांपल लिख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इस तरीके का एग्जांपल आता है तो याद रखिएगा वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। सिंपल सा केस है। हालांकि वैसे नहीं भी समझाऊंगा, तो अगर आपने स्कोप वाला समझा है ना तो अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, ओके। चार्जेबिलिटी सेक्शन 15, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ड्यू रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर। हाँ, ओके। इस शब्द का इस्तेमाल आपसे किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये जो चीज है ये सैलरी होती है, ये जो चीज है ये बिजनेस होता है। मतलब ये टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में और ये टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, ओके। तो वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? आप जब मान लीजिए आप सीएम में बन गए, ठीक है, आप सीएम में बन गए, कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गई, कंपनी ने बोला कि आप हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड बनेंगे। तो जब आप उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे आपको एक लेटर वेटर पूरा दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, एग्रीमेंट होगा, आप उस पर साइन करेंगे। उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कि आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम अब काम करेंगे साथ में, ओके। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, यहां पे ऑफ है, यहां पे फॉर है। होता क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी को कोई ऑडिट करवानी थी अपनी एक स्पेसिफिक ब्रांच की या स्पेसिफिक सेक्शन की, उसने आपको अपॉइंट करा कि भाई सीएमए साहब आइए जरा, हमारा सीएमए साहब या साहिबा, ठीक है, आइए आप हमारी जरा ऑडिट जो है वो कंप्लीट कर दीजिए। तो आप जाओगे, ठीक है जी, मेरे को इसको ऑडिट करने में 15 दिन लगेंगे और मेरी ये फीस है। कंपनी मान गई, तो आपने वहां पे जब लेटर साइन करा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कि मैं अपनी ये स्पेसिफिक सर्विसेज दूंगा, उसके बदले फीस लूंगा, उसके बाद हम आपके हैं कौन, ठीक है, नमस्ते कर देंगे। तो ये दोनों में एक फर्क होता है, ये हमें बेसिक सी चीज मालूम होनी चाहिए। एक चीज होती है
एडवांस सैलरी और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, दोनों में डिफरेंस है। ये बेसिकली टैक्सेबल होती है इमीडिएट बेसिस पर, और एडवांस सैलरी जो एग्जांपल मैंने दिया ना आपको कि घर में शादी थी पैसे दे दीजिए, वो एडवांस सैलरी है, वो जब रिसीव होती है तब टैक्सेबल हो जाती है। एक है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, इट वर्क्स लाइक अ लोन, ये लोन की तरह काम करता है कि पैसे ले लिए अब आगे सैलरी में से कटते रहेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट हम अपने चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। टैक्स फ्री सैलरी, अभी इसको छोड़ेंगे, इसका पॉइंट भी आगे आएगा। हाँ, इसके अलावा मैं ये वाला पॉइंट आपको, एक न्यूमेरिकल जो है मैं आपको करवाना चाहता हूं, हालांकि सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बट ये अगेन ड्यू और रिसीव्ड वाला एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। न्यूमेरिकल हम साथ साथ करते रहेंगे ताकि हमें अवेयरनेस बनी रहे। ध्यान देंगे, मिस्टर एक्स जॉइंड ए लिमिटेड फॉर अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपए पर मंथ ऑन 1/4/2021। 25,000 रुपए पर मंथ उन्हें सैलरी मिली 1 अप्रैल 2021 को ज्वाइन करा था। सर आपने तो बोला क्वेश्चन जो है वो 23-24 का आएगा, ये हमारा प्रीवियस होगा। नहीं, क्वेश्चन आपको इस ईयर के हिसाब से सॉल्व करना होगा। बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेटा पता चलेगा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आगे, इन द ईयर 2022-23 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वाज पेंडिंग। भाई साहब का इंक्रीमेंट होना था कि सैलरी बढ़ के मिलेगी, कि जो सैलरी है वो बढ़ के मिलेगी, लेकिन अभी ड्यू ही चल रहा है। भाई होता ना कि भाई कुछ ग्रोथ हमें दी जाए, हमें कुछ सैलरी बढ़ा के दी जाए। 25,000 पे ज्वाइन करा था, अभी पेंडिंग ही चल रहा है। ऑन 1/12/2023 साल आ गया अपने वाला, ठीक है, 23, उसका इंक्रीमेंट फाइनलाइज हो गया कि 22-23 का इंक्रीमेंट उसका 5,000 रुपए पर मंथ का है और 23-24 का इंक्रीमेंट उसका 7,500 रुपए का है, बराबर। सच एरियर, दैट्स द इंपॉर्टेंट वर्ड, सच एरियर रिसीव्ड ऑन 5/12/2023। फाइंड द ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, पूरी ग्रॉस सैलरी जो है टैक्सेबल उसको हमें बताना है। यहां पर एंड में एक छोटी सी चीज और है, सैलरी ऑफ अप्रैल 24 उसको रिसीव करी उसने एडवांस में मार्च के महीने में, ठीक है, मार्च के महीने में। तो यहां पर इस वाले पॉइंट को सबसे एंड में देखेंगे, पहले ऊपर वाला मसला देखते हैं। ध्यान दीजिए, मैं नीचे यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। पहले देखो, 1 अप्रैल 2021 को उसने ज्वाइनिंग करी, तो 21-22 में उसकी सैलरी थी 25,000 रुपए, हाँ 25,000 रुपए पर मंथ, बराबर, क्लियर। इससे अगला साल 23-24, सॉरी माफ कीजिएगा 22-23, और उससे अगला साल 23-24, बराबर। हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो इस ईयर के लिए करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले महीने में सैलरी, अगले साल सैलरी बढ़नी चाहिए थी, उससे अगले साल सैलरी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन भाई साहब की अभी डिसीजन पेंडिंग चल रहा है कि भाई अभी फैसला करेंगे, आगे चल के करेंगे। फैसला आया हमारा किस डेट पर, ये 1/12/2023 को, कि इनकी सैलरी बढ़ाकर कर देनी चाहिए हमें पर मंथ के हिसाब से। 30,000 रुपए की इंक्रीमेंट हुआ ना, 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो ये हो गया हमारा, अगर हम ध्यान दें तो कितना बनता है, 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। और इस साल 7,500 का दोबारा इंक्रीमेंट, तो 37,500 पर मंथ का इंक्रीमेंट इनका होना चाहिए। ये फैसला हुआ किस डेट पर, इस वाली डेट पर। लेकिन एक बात समझिए जरा, एक बात समझिए, 21-22 में इनको 25,000 रुपए के हिसाब से सैलरी मिल रही थी, 22-23 में 30,000 के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या इनको मिली? नहीं सर, नहीं मिली। 22-23 में भी अप्रैल में जून स्टार्टिंग में इनको 37,500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, क्या मिला? नहीं मिला। ये सारा का सारा पैसा एक साथ इनको रिसीव कब हुआ? इस साल में दिसंबर में आके। कब आके? दिसंबर में आके। अब आपकी लड़ाई होनी चाहिए दो शब्दों के साथ, ड्यू और रिसीव्ड। सर क्वेश्चन में यह चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो ड्यू है वो दिसंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, जो रिसीव है वो तो दिसंबर के महीने में आके मिला, सारा पैसा मिल गया एक साथ, रिसीव हो गया। सवाल यह है कि ड्यू कब हुआ? ये 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट 22-23 का था, तो क्या 22-23 में ड्यू हो गया था? क्या हमें इसे टैक्सेबल 22-23 के हिसाब से ही करना पड़ेगा? नहीं। शब्द समझिए, शब्द आपको यहां पर ड्यू नहीं दिया गया, एरियर दिया गया है।
ड्यू कैसे हो जाएगा? जो चीज उस समय पर निर्धारित ही नहीं थी, जो चीज उस समय पर आपकी निर्धारित ही नहीं थी, तो सीधी सी बात है यहां पर इस केस में वो टैक्सेबल कैसे हो जाएगी? डिसाइडेड ही नहीं था ना। डिसाइड कब हुआ? 1/12 को, दिसंबर के महीने में। तो जब डिसाइड हुआ तब ड्यू हुआ, तो ये सारा का सारा पैसा जो भी रिसीव हुआ है, पिछला बकाया, इंक्रीमेंट का सब 23-24 में ही टैक्सेबल होगा। 23-24 में ही टैक्सेबल होगा। तो आइए फटाफट से निकाल देते हैं कितना बनेगा। यहां पे सैलरी, पहले तो ये वाला लिख लो, सैलरी किसके लिए? 23-24 के लिए। 23-24 में आपने बोला कि उसका जो अमाउंट है वो 37,500 रुपए हो रखा है, तो 37,500 इंटू 12 कर दीजिए, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए यहां पर भी लिखा हुआ है, ये तरीके से लिखा हुआ, बस थोड़ा आपको ऐसे ही लिखना है। 25,000 पहले 5,000 का इंक्रीमेंट लगा, फिर 7.5 का इंक्रीमेंट लगा, मैंने देखो यहां पे लिख दिया पहले। इसके बाद 23-24 का जो बकाया अमाउंट था, 23-24 का जो बकाया अमाउंट था, यानी कि एरियर 22-23 का, वो इस साल मिला, उसे टैक्सेबल करिए। तो जल्दबाजी में 30,000 इंटू 12 मत कर देना, 30,000 इंटू 12 मत कर देना। क्यों? 30,000 में से 25,000 तो रिसीव कर चुका होगा ना, मुझे तो खाली इंक्रीमेंट का पैसा चाहिए जो इस साल मिला है। तो 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए आपका यहां पर आ जाएगा, 60,000 रुपीज। और फाइनली जो एडवांस हमारा आया है, जो हमने, अब देख लो, एडवांस तो सर सिंपल है, जस्ट हमें ऐड करना होगा। जो एडवांस रिसीव हुआ 1 महीने का 37,500, अगले साल के इंक्रीमेंट की बात नहीं है, तो यही लिखेंगे। तो ये अमाउंट दोस्तों हमारा यहाँ पे टोटल आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, वो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है सैलरी की, जो बेसिकली आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक हमारा जो सफर था वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग को लेकर था कि सैलरी किस तरीके से मोल्ड हो सकती है, उसकी मीनिंग क्या है। मुद्दा अब आता है आपके बड़े क्वेश्चंस का, कि बड़े क्वेश्चंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंटेंट है, वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहां पर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको सैलरी का पूरा आउटलुक दे दूं कि सैलरी कैसी होती है। तो हम जो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सैलरी का, उसका एक फॉर्मेट बना लो। हालांकि देखो, अब मैं ये समझ के मैं जीरो से आपको समझा रहा हूं, तो मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। हालांकि अगर आपने क्लासेस पहले से ले रखी हैं और आपने चैप्टर पढ़ा, तो आपको आइडिया इसका डेफिनेटली होगा, बट मेरा एक धर्म बनता है कि मैं आपको इसका पूरा आइडिया दूं। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा आपका, यहां पे पर्टिकुलर्स आ जाते हैं हमारे, और यहां पर आ जाता है अमाउंट बाहर वाले कॉलम में। आप चाहें तो 2 कॉलम भी बना सकते हैं अमाउंट के। ये वाला अंदर वाला जो होता है W, ये वर्किंग के लिए होता है, वर्किंग अगर आपको कोई यहां पे शो करनी है। अदरवाइज 1 कॉलम भी चल जाता है, ठीक है। ऊपर आप हेडिंग डालते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां पे हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आ जाते हैं, और यहां पर आप असेसी का नाम लिख देते हो कि भाई कौन है, मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स, जो भी है यहां लिख देते हो। अब सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारे सामने यहां पर है बेसिक पे या बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी दोनों में से कोई भी वर्ड आपको दे सकता है, बेसिक पे भी, बेसिक सैलरी भी। इसका कुछ नहीं करना होता दोस्तों, जो अमाउंट गिवन होता है वो सीधा मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, यूजुअली 12 महीने, मल्टीप्लाई करके आप टोटल कॉलम में यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोनस दिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई कमीशन दिया जाए जो उस एम्प्लॉय को मिलता है। बेसिक पे के लिए, बोनस के लिए, कमीशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी जो पर्टिकुलर लॉ है उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये वो चीज है जो पूरे तरीके से टैक्सेबल होती है, ठीक है। इसके लिए कोई लॉ, कोई एग्जम्पशन नहीं है। जो भी अमाउंट होगा इन तीनों का सीधा मल्टीप्लाई बाय 12 या जो भी पर्टिकुलर मंथ्स हैं बाहर लिख देना होता है। मेन आपकी चीजें शुरू होती हैं अगली 2 चीजों की। इसमें से पहला वर्ड है हमारा अलाउंस। अलाउंस, अलाउंसेस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये होते हैं कैश बेनिफिट्स। क्या होते हैं अलाउंसेस? क्या होते हैं अलाउंसेस? होते हैं कैश बेनिफिट्स, बराबर। व्हाट आर कैश बेनिफिट्स? बेसिकली यार देखो, एम्प्लॉय होता कि भाई तेरे आने जाने का किराया, ऑफिस से आप घर जा रहे हो, घर से ऑफिस आ रहे हो, किराया खर्च होता है, तो ये एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा,
ठीक है, आप किराए के मकान में रहते हो तो कंपनी पे करेगी, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस जो दिया जाता है, मतलब ठीक है। इसके अलावा भाई आपका ऑफिस की तरफ से कॉलिंग का खर्चा होता है तो टेलीफोन का या आपका मोबाइल का अलाउंस आपको दिया जाएगा। खाना खाने का जो है वो आपको दिया जाएगा। अपनी कई सारे जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उनको एकेडमिकली अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, तो आपका अगर कुछ अलग से एजुकेशन का कुछ कोर्सेज का खर्चा होता है तो उसका पैसा दिया जाता है। ओके, तो दैट इज व्हाट कैश बेनिफिट्स आप कह सकते हैं, अलाउंसेस जो दिए जाते हैं। कंपनी ने खर्चा दे दिया, अपने हिसाब से फिर सेटल करिएगा, बराबर। इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं। इसमें हमें एचआरए पढ़ना है, इसमें हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ना है, इसमें हम आपका क्या नाम है एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ेंगे, इसमें हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस पढ़ेंगे। तो अलाउंसेस की वी हैव अ लिस्ट, जो हमें सारी टैक्सेबिलिटी का रूल सीखना होगा, ठीक है, बिल्कुल बेस से आपको बता रहा हूं। इसके बाद अगली जो हेडिंग हम पढ़ेंगे दैट इज पर्क्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेक्शन 17, हाँ जी याद आ गया, सेक्शन 17 में आपको ये चीज बताई थी। सेक्शन 17 हमारा पूरा पर्क्स का होगा। पर्क्स बोलिए प्रिक्विजिट्स बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। ये समहाउ मिलती जुलती हैं एसेट बेनिफिट से। हालांकि एसेट बेनिफिट के अलावा भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, लेकिन फॉर नाउ आप एसेट बेनिफिट समझिए। ओके, पर्क्स एसेट बेनिफिट होती है। जैसे भाई मैंने आपको क्या नाम दिया, एचआरए, कि भाई ये लो मैं हम आपको महीने का 20,000 रुपया देंगे, अपने हिसाब से मकान ढूंढ लेना और किराए पे रह लेना, किराए पे जैसे भी आप रहोगे, तो वो एचआरए हो गया। कंपनी ने कहीं नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम रहने के लिए घर ही देंगे, तो वो एसेट बेनिफिट हो गया। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए आपको किराया मिलता था कि भाई ये किराया है, अपने हिसाब से ऑटो टैक्सी जो आपको देखना है मैनेज कर लेना। कंपनी ने कहा नहीं, हम बस खुद लगवाएंगे। ओके, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बराबर, ले लो पैसे दे दिए हमने आपको महीने के 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, बच्चों को पढ़ा लेना, ठीक है, अपने हिसाब से स्कूल देख के, वो अलाउंस हो गया। लेकिन नहीं, आप हमारी जानकारी वाले स्कूल में एडमिशन करवाइए, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वो एसेट बेनिफिट हो गया, बराबर। तो ये दो चीजें हमें बहुत इन डिटेल पढ़नी पड़ेंगी। तो जो भी इनका टैक्सेबल अमाउंट आता जाता है हम यहां पर लिखते रहते हैं। और फाइनली उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे आरबी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हो सकता है क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट का भी आए, तो उसमें ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इन सब की ट्रीटमेंट भी आप देखेंगे। ओके, एंड देन दैट्स इट। सबको टोटल करके यहां पर आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस के बाद आगे क्या स्टेप होता है वो आगे समझा जाएगा। फॉर नाउ अभी ये आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए फॉर द सैलरी, बराबर जी। चलिए, तो जैसे मैंने बोला बेसिक पे सिंपल है, बोनस सिंपल है, कमीशन सिंपल है, जो अमाउंट होगा इंटू 12 करना है। हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें दो चीजें पहले रिटायरमेंट बेनिफिट पर जाने से अच्छी तरह से समझनी है, अलाउंसेस और पर्क। तो अलाउंसेस की शुरुआत दोस्तों यहां पे अब हम कर रहे हैं। ओके, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे 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 ऐसे हैंग मत हो मेरे दोस्त, आजा भाई आजा, हाँ आ गया आराम से, हल्के हल्के हाथ से, ठीक है। चलिए, तो अलाउंसेस देखिए जहां पे आपका आ गया। अलाउंसेस इज अ फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट, हर महीने मालिक अपने एम्प्लॉय को पे करता है फॉर मीटिंग इट्स पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। वो एक्सपेंसेस, वो कैटेगरी पर्सनल भी हो सकती है और वो ऑफिस के काम के लिए भी हो सकती है। ओके जी, समझ आ गया। अब लिस्ट ऑफ अलाउंस, अलाउंसेस कितने तरीके के होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, तो भैया बहुत तरीके के होते हैं, अलाउंसेस बहुत तरीके के होते हैं। हाँ, हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है 4 कैटेगरी, नोट डाउन करिएगा, पीडीएफ ऑब्वियसली जानते हैं डिस्क्रिप्शन में। फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल पहली कैटेगरी अलाउंसेस की क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगाना, इंटू 12 या इंटू नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो आपको करना है और टैक्सेबल दिखाना है। ठीक है, क्या लिस्ट होगी अभी पढ़ेंगे आगे। जैसे फुल्ली टैक्सेबल होते हैं ऐसे ही कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। फुल्ली एग्जेम्प्टेड से मतलब बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरे तरीके से माफ है, इनमें कुछ भी तरह आपको टैक्स नहीं लगाना। मैं आपको बता दूं, इस तरह का स्पेसिफिक कोई भी अलाउंस नहीं होता जो पूरे तरीके से माफ हो। तो सर ये फिर कैटेगरी कैसे होगी, कैटेगरी ऐसे हो गई, दरअसल याद रखिएगा मैं यहां पे लिख देता हूं, HC, SC, UN, ये 3 चीजें। अगर किसी भी प्रकार का अलाउंस दिया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, नॉट द अपना वकील नहीं, जजेस को,
किसी भी प्रकार का अलाउंस दिया जाता है, और या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई इंप्लॉय काम करता है उसको किसी भी प्रकार का अलाउंस दिया जाता है, तो वो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट है। समझ रहे हो? मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, ठीक है, और मुझे कोई ऐसा अलाउंस मिलता है जो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन यही अलाउंस अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को मिले, हाई कोर्ट के जज को मिले, यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉय को मिले, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो समझ लीजिए इसका क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, बट हाँ मालूम होना चाहिए नॉलेज के लिए। अगली मेन कैटेगरी जो हमारी आ रही है वो है आपकी एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। समझिए तसल्ली से, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना खर्च करा उतना माफ हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल होगा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझ लो भाई। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप काम करते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक छोटी सी सीरीज भी आई है वो अमेजन मिनी टीवी पे, जमुना पार करके, ठीक है। तो उसमें ये वाला एग्जांपल है हमारा, वो सीए के जो बेसिकली हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसको लेकर बनी हुई है। तो सीए बोलो, सीएमए बोलो, सीएस बोलो, सबकी स्ट्रगल भैया एक जैसी है। तो उसमें बड़ा यही वाला एग्जांपल जो था अलाउंसेस वाला, वो उसमें दिया गया था, ठीक है। एग्जांपल क्या मतलब, एक इंसिडेंट था, नॉट द एग्जांपल। तो हाँ, मतलब मुद्दा क्या है, जैसे मैं आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आपका ऑफिस है, आप काम कर रहे हो। अब आपके मान लो एम्प्लॉयर ने बोला कि यार गुड़गांव चला जा, गुड़गांव में जाके अपना एक हमें ऑडिट जो है या पेपर्स जो है सबमिट करने हैं, कंपनी के जाके चेक वेक करने, प्लीज डू दैट। तो आपने कहा ठीक है सर, चले जाएंगे। तो अलाउंसेस का पैसा तो दो, हम जाएंगे अपनी जेब से थोड़ी जाएंगे, तो टैक्सी का किराया दो जरा हमें, सीधी सी बात है। टैक्सी से में जाएंगे, बिल्कुल एसी में बैठ गए, तो मालिक ने आपको 500 रुपया दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, आप गए अपना क्या नाम है गुड़गांव गए। तो मान लीजिए आपके आने जाने का खर्चा जो है वो 300 रुपया हुआ, आपको मिला कितना था 500, आपको नाम दे दिया गया कि भैया ये आपको 500 रुपया आपको दिया गया आपके कन्वेंस के नाम का, लेकिन आपने खर्च करा कितना 300। तो आपको मिले 500, उसमें से ऑफिशियल वर्क के लिए खर्च हो गए 300, आपकी जेब में कितने गए 200। 200 रुपए टैक्सेबल होंगे, 200 रुपए टैक्सेबल होंगे। क्या बोला हुआ है, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना खर्च कर दिया उतना माफ है, लेकिन जो जेब में गया वो सीधी सी बात है टैक्सेबल होगा। अब इसमें ऑब्वियसली मेन चीज, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो ऐसा नहीं होता भाई। 500 रुपए आपको मिले, 300 का खर्चा आया, कौन बता रहा 300 का खर्चा आया, जाएगा वो पूरा का पूरा जेब में ही। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें 500 रुपए मिले होते, तुम कैब से जाते, तुम मेट्रो पकड़ के 40 रुपए में गुड़गांव उतरते, 60 रुपए में, और बाकी कहते सर सर हम तो टैक्सी से गए थे 500 रुपए। तो रियल लाइफ में जो होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो एग्जाम्पल देगा बेसिकली बुक में क्वेश्चन पेपर में, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये एक लिस्ट होगी, लिस्ट अभी हम पढ़ेंगे, मैं कैटेगरीज अभी फिलहाल आपको बता रहा हूं। और लास्ट वाला है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड। एक हिस्से पर टैक्स लग जाएगा और एक हिस्सा माफ हो जाएगा। दरअसल देखा जाए तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, इसमें हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, क्लियर। इसकी एक सिंपल सी लिस्ट है, बस वो याद हो जाएगी। इसकी एक सिंपल सी 6 अलाउंसेस की लिस्ट है, वो याद हो जाएगी। ये कुछ होता ही नहीं है। तो हमें जो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन सीखनी है वो दरअसल हमारी आएंगी इस वाली कैटेगरी में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वाली कैटेगरी। इसमें कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं जिनके लिए हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। और अलाउंसेस में हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए ही एकमात्र ऐसा अलाउंस है जिसकी थोड़ी कैलकुलेशन होती है, बाकी सब बिल्कुल आया गया के हिसाब से रहते हैं, भाई एकदम सॉल्व होगा, खत्म हो जाएगा। एकमात्र चीज इसकी है। ओके, अब और देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। एचआरए इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। सबसेक्शन छोड़ो, 10 नजर आ रहा है ना, अभी बताऊंगा क्या है। अभी पहले बताया था ना कि कुछ एग्जम्पशन की लिस्ट होगी, बताता हूं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है एचआरए के, सिंपल मैनर में आपको समझाता हूं, सिंपल मैनर में बिल्कुल आपको समझाता हूं। चाहे तो हेडिंग लिख डाल लीजिए, टैक्सेबिलिटी ऑफ एचआरए। एचआरए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको महीने का, आप जॉब करते हैं, आपको महीने का एचआरए मिलता है 20,000 रुपए।
20,000 रुपये पर मंथ, साल का 240 हो गया, पर मंथ फोकस करके चलना, 20,000 रुपये। हमें सैलरी में क्या बोला कि सर सैलरी के हिसाब से हमें एचआरए की कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उस कैलकुलेशन में 20,000 में से कुछ हिस्सा माफ हो जाएगा और कुछ पर टैक्स लग जाएगा, ऐसा होगा। हाँ जी सर, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो कितना माफ होगा, माफ कितने पर टैक्स लगेगा, कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल सा है। टैक्सेबल एचआरए उस 20,000 में से, 20,000 नंबर हम माइंड में रख के चलेंगे, उस 20,000 में से कुछ हिस्सा टैक्सेबल हो जाएगा। कितना? कितना? जो आपको रिसीव्ड हुआ है, एक्चुअल रिसीव्ड, यानी कि 20,000 है ना, उसमें से जितना माफ हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो टैक्सेबल। तो सर ये एग्जेम्प्टेड कितना होगा? मुद्दा तो यही है ना कि माफ कितना होगा, तो माफी कैसे निकलेगी? एग्जम्पशन देख लीजिए, वहां पर आप यहां पे तो 20,000 लिख दोगे, यहां पर क्या लिखोगे, वो कैसे कैलकुलेट होगा? दैट इज एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ, एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। 3 कंप्यूटेशन आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। इन 3 में से जो सबसे कम अमाउंट आएगा ना, उसको यहां फिल कर दीजिएगा। मान लीजिए मैं एज्यूम कर रहा हूं, यहां पे आया 11,000, यहां पे आया 8,000, यहां पे आया 12,000, तो 8,000 है, इस 8 को यहां पुट कर देना, 8 में से 12, 20 में से 8 गए, 12 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर ये है क्या? ये तो मैंने आपने रैंडमली बोल दिया, लेकिन है क्या? देखो, इन तीनों चीजों को आप फिल करेंगे। ए होता है एक्चुअल रिसीव्ड, ए होता है हमारा एक्चुअल रिसीव्ड, वो फिल करोगे 20,000 ही। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो ये एक कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। ये डिटेल रेंट की, सैलरी की, सब क्वेश्चन में दे रखी होगी, जस्ट आपको फिल करना है फॉर्मूले में। और सी पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको यहां पर ये 3 चीजें कंप्यूट करनी है। 3 चीजों में से जो भी लोअर अमाउंट आएगा यहां पुट कर देना। एक्चुअल रिसीव्ड 20,000 जैसे हमने माना, 20,000 इंटू 12 हो जाएगा, माइनस करके आपका टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। बराबर समझ आ गया? इसमें छोटी सी बात ये समझ लीजिए, सर ये सैलरी क्या है, व्हाट इज दिस सैलरी? जो हम, ठीक है सर, आप रेंट पेड क्वेश्चन में गिवन होगा, हम लिख देंगे 10% ऑफ सैलरी निकालना, हम निकाल देंगे, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? ये सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी यहां पे लिख लीजिएगा, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये आगे भी इसी तरह की डेफिनेशन इस्तेमाल होगी। सैलरी 3 चीजों को जोड़कर निकलेगी, बेसिक पे प्लस डीए, डीए एज पर टर्म या फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, क्वेश्चन में गिवन होता है, जब क्वेश्चन पर आएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक पे प्लस डीए, डीए एज पर टर्म, एंड प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। याद रखिएगा, परसेंटेज कमीशन, अगर फिक्स कमीशन होगा तो क्वेश्चन में उसको इग्नोर कर देना यहां की कैलकुलेशन के लिए। बराबर? तो ये 3 चीजें, अगेन मैं बोल रहा हूं, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, यू जस्ट हैव टू फिल द वैल्यूज। ओके, एंड फाइनली एक और छोटी सी चीज याद रखिएगा, ये जो 40% है आपका, ये आप 50% लिखिएगा अगर क्वेश्चन दिल्ली का हो, मुंबई का हो, चेन्नई का हो, कोलकाता का हो। अगर एम्प्लॉय जिसके लिए आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, अगर वो रहता है कहां, वो रहता है कहां, वो रहता है जी हमारा इन 4 महानगरों में, इन 4 महानगरों में अगर वो रहता है तो उस कंडीशन में 50% लिख दीजिएगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके जी, तो उम्मीद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि मैंने डिटेल में पूरी की पूरी चीज लिखी है, बट ठीक है, अपनी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में अगर हम नोट कर लेते हैं चीजें तो ज्यादा बेहतर क्लियर होती है। आइए वापस आइए फटाफट से, तो वही चीजें दोस्तों। अच्छा हाँ, ओके, सॉरी, वन मोर मिस्टेक। अच्छा, क्वेश्चन आया एग्जाम में एचआरए, उसमें आप खुश हो गए कि हमें आता है, ठीक है, और आप डेफिनेटली वर्किंग नोट में पूरी की पूरी कंप्यूटेशन करेंगे। बराबर, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वैल्यूज बढ़ेंगे, बड़ा प्यारा, मजा आ गया भाई साहब। बस 4 चांद लगा देना। 4 चांद कैसे, 4 चांद कैसे लगेंगे? एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेक्शन 10,
और उसके बाद तुम्हें जो करना करते रहो। भाई इतना लिखने से आपकी प्रेजेंटेशन में 4 चांद लग जाएंगे। ये बच्चा पढ़ के आया है, ये मजाक नहीं। हालांकि सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 13A पूरा HRA ये है। 13A याद करो तो बहुत ही अच्छी बात है, 4 चांद का 4 सूरज भी लगा दिए। लेकिन इवन अगर सेक्शन 10 भी लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना जरूर कर लीजिएगा। ओके चलो, तो ये वो 40 चीज हम यहाँ पे लिखी हुई है भैया, हमने कहा गया पूरा का पूरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 10 13A, तो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, अदर सिटीज, तो मैंने क्या बताया वही चीज सिखाई है आपको। एक्चुअल रिसीव्ड है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी है, 50% इन 4 महानगरों के लिए। उधर दोनों पॉइंट आपके सेम है, बस यहां पे 40% आ जाएगा। बराबर, ओके। इसके अलावा सैलरी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ओके, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और कमीशन जो आपको लेना है। और अगर इन 4 चीजों में कोई भी चेंज होता है तो कंप्यूटेशन मंथ वाइज होगी। अगर इन 4 चीजों में कोई भी चेंज होता है तो मंथ वाइज कंप्यूटेशन होगी। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आओ क्वेश्चन पे आओ। डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराता हूं ना आपको, तब आएगा मजा। चलिए प्यारे लाल साहब, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। ओके, यहां तक आ गया समझ में? हल्की सी पानी पी लो 1 गिलास फटाफट से, थोड़ा तसल्ली से पानी पी लीजिए और गहरी सांस लीजिए और अब क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। ठीक है, पी लिया पानी पी लिया? हाँ चलो आगे बढ़ो। इधर नहीं हो रहा क्या थोड़ा? चलो कोई नहीं। हाँ, प्यारे लाल जी हैं, ए लिमिटेड में काम करते हैं, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हमें टैक्सेबल HRA कैलकुलेट करके बताना। वी आर कंप्यूटिंग टैक्सेबल HRA। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है? बेसिक पे दे रखी है सर 20,000 रुपए पर मंथ, DA हमें दे रखा है 5,000 रुपए पर मंथ, और उसके ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ 60% फॉर्म्स पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट एज पर टर्म फॉर्म्स पार्ट, वो दे रखा है। देखते हैं क्या है। सर HRA दे रखा है 9,000 रुपए पर मंथ HRA मिलता है, और कमीशन दे रखा 3,000 रुपए पर मंथ, और उसके ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स्ड। उसके ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स्ड। कुछ तो बताया था आपने, ठीक है। प्यारे लाल जी पुणे में रहते हैं, 9,000 रुपए पर मंथ उनका किराया है, 9,000 रुपीज उनका किराया है। 1 अगस्त को उनकी बेसिक पे में इंक्रीमेंट हुआ जो 25,000 रुपए पर मंथ हो गया। दोस्तों इस वाली लाइन पे अभी मैं काटा लगा रहा हूं, ये मान लीजिए क्वेश्चन में ये है ही नहीं, मैं आपको क्वेश्चन अभी इसके हिसाब से करवाऊंगा जितना ये है, ठीक है। ये लाइन फिलहाल अभी हमने काट दी। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो कायदे से तो क्वेश्चन देखो कितना आसान हो सकता था अगर लॉ में जाए तो। सर HRA 9,000 रुपए मिला है, वो रेंट पे 9,000 में रह रहा है, तो जेब में कुछ गया नहीं तो जीरो कर दो ना, 9,000 का 9,000। ऐसी 9,000 मिल रहा है और 8,000 किराए पे रहता तो 1,000 रुपए जेब में जा रहा है, उस पर टैक्स लगा दो। बट नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, HRA पर प्रॉपरली पूरा हिसाब किताब बनेगा जैसे हमें करना है। तो आइए मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे, साथ साथ आप लिखेंगे, साथ साथ आप कंप्यूटेशन करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टैक्सेबल HRA। क्या लिखा है सर आपने? सर आपने लिखा है रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड, व्हाटएवर, उसमें से आपने एग्जेम्प्टेड जो है वो माइनस करना है। एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन इज लोअर ऑफ, एग्जम्पशन इज लोअर ऑफ। अरे सर आप भी आ रहा है, 4 चांद नहीं लगा रहे, 4 चांद लिखो ना सर। यहां पे आप ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 10, 13A भी लिख लो जिन जिनको याद है, ठीक है। तो सर पहला पॉइंट आपने बताया एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड। तो एक काम करते हैं ना, ये पेन हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि कंप्यूटेशन वाला पार्ट अलग ही दिखे। सर एक्चुअल रिसीव्ड आपने HRA, ठीक है, HRA जो बोला आपने वो 9,000 रुपए पर मंथ है, तो 9,000 इंटू 12 महीने का हिसाब किताब कर लेते हैं, तो 1,08,000 रुपए आ गया, 1,08,000 रुपए आ गया। ठीक है। बी, सर बी आपने बोला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इसको जरा समझिए, इट इज रेंट पेड, कितना रेंट पे कर रहा है वो? सर वो 9,000 ही कर रहा है, तो 9,000 इंटू 12, 9,000 इंटू 12, क्लियर, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी है बेसिक पे प्लस DA एज पर टर्म प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, यही तमाम चीजें हैं। हाँ जी सर। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या है? आपके पास बेसिक पे है 20,000 रुपए पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 कर दिया, ये हो गया हमारा 2,40,000 रुपए।
डीए एज पर टर्म, डीए आपको दिया हुआ है 5,000 रुपए महीना, तो 5,000 रुपए महीना तो टोटल डीए है, ओके। लेकिन 60% फॉर्म्स पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, 60%, तो 5,000 का 60% 3,000 रुपए हो जाता है, और इंटू 12 यानी कि 36,000 रुपए, 36,000 रुपए, ओके। डीए एज पर टर्म फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट बेसिकली क्या होता है, देखो सैलरी में ना बहुत सारी कंप्यूटेशंस होती हैं, आपके प्रोविडेंट फंड्स के लिए, आपके पेंशन की रिगार्डिंग के लिए, इसके अलावा और एचआरए के लिए भी तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सैलरी का जो अमाउंट है वो अननेसेसरीली कंपनी के हिसाब से अनलिमिटेड नहीं रखा जा सकता, ओके। यहां पर क्या होता है, जब हमें कुछ रिटायरमेंट के बेनिफिट्स जो हैं डिसाइड करने होते हैं, उसमें हम अगर सारी की सैलरी रख देंगे ना, तो अननेसेसरीली किसी का अमाउंट बहुत ज्यादा आ सकता है जो कंपनी को पे करना पड़े, जो गवर्नमेंट को फंड से पे करना पड़े। तो यहां पर क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ लिमिट लगाती है। अब ऐसे ये बोल देता कि 5,000 नहीं 50,000 डीए कर दो, मेरे को बाकी सैलरी वैलरी कुछ मत बोलो, डीए बोल दो 50,000, अरे ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या करती है कंपनी की, एक बेंचमार्क सेट करती है कि इससे ज्यादा डीए नहीं लिया जाएगा, इससे ज्यादा उसकी कंप्यूटेशन जो होगी रिटायरमेंट बेनिफिट की वो नहीं होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बेसिकली रिटायरमेंट की जो कई सारी टर्म्स होती है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हम सीधा याद रखेंगे कि जितना परसेंटेज होगा उतना हमें लेना है, 60,000 हमने यहां पे ले लिया, ठीक है। फिक्स कमीशन की बात करते हैं। फिक्स कमीशन मना था सर, परसेंटेज कमीशन लेना है, तो हम यहां पे 0 पुट कर देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात और समझ लीजिए सर, यहां पर लिखा हुआ है 5,000 रुपए पर मंथ और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 60% फॉर्म्स पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ओके। सर अगर ये लाइन यहां पर नहीं लिखी होती तो यहां कुछ बताया नहीं होता कि 50% है कितना है, कुछ नहीं लिखा होता, तो क्या करते। तो इसमें देखो दो पहलू हैं। जो सीएमए का मॉड्यूल है, आईसीएमआई है जो हमारा मॉड्यूल है इनकम टैक्स का, उसमें अगर यहां पर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो उन्होंने 100% फॉर्म्स पार्ट माना है। यहां पर पूरा 5,000 इंटू 12 कर देता, मैं 5,000 है ना, हाँ 5,000 इंटू 12 कर देता। जबकि जो सीए का मॉड्यूल है, आईसीआई का जो मॉड्यूल है, उसमें वो इग्नोर कर रहे हैं, ओके। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। आप एक तो पहली बात तो सेफ है कि सर हमारे सीएमए के मॉड्यूल में जो है हम तो वही करेंगे, तो बिल्कुल वही करिए, 5,000 इंटू 12 कर देना अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा होता। बट मेरी आपसे एक गुजारिश है, वर्किंग नोट में नोट छोड़ देना, वो छोड़ देना, उसमें लिख देना कि सर कि इन द गिवन क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ फॉर्म्स पार्ट इज नॉट गिवन, सो वी एज्यूम्ड इट एज 100%। कितना क्या लिखे, 20 सेकंड लगेंगे आपको लिखने में, इतना लिख देना, ठीक है। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। खैर बहरहाल इसको सॉल्व कर देते। तो ये कितना हुआ, इसको पूरा सॉल्व करके मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ। तो ये तो 1,08,000 रुपए, चलो सॉल्व करो, मुझे लगा रखा है काम पे, है 276 का 10%, सर ये 27,600 हो गया, मैंने इसको माइनस कर दिया 1 लाख, ये 80,400 आ रहा है, 80,400 आ रहा है, ठीक है जी, बराबर होगी बात, डन, खत्म मामला। और अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। सी है सर पुणे में है, मुंबई में नहीं है, इट इज 40% फॉर्म्स पार्ट, वो सॉरी 40% ऑफ सैलरी। ये कितना आएगा, मैं यहां पे इसको इधर लिख देता हूं, इस तरफ लिख देता हूं, बड़ा सिंपल है। सैलरी कितनी थी सर, सैलरी तो यही थी ना जो निकाली अभी आपने, ये तीन चीजें, कितना था ये 2,76,000। भैया भूल चूक लेनी देनी अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए तो 40% के हिसाब से ये हमारा 1,10,400 आ रहा है, तो 1,10,400। अब जरा बताओ दोस्तों मुझे अपनी शानदार बेहतरीन नजरों से 1,08,000, एक तो ये आया 1,08,000, एक तो ये कैलकुलेशन थी, एक 80,400 थी, और एक 1,10,400 आई। इन तीनों में से सबसे कम कौन सी है सर, यही वाली है 80,400, बड़ी ही साधारण है, सरल है। तो अब हम टैक्सेबल एचआरए निकाल देते हैं ये वाली लाइन पे। सर रिसीव हुआ था 1,08,000 माइनस 80,400, हमारा मिनिमम आ गया, और जो गैप है हमारा 1,08,000 में से आपने माइनस कर दिया 80,400, सो इट कम्स टू 27,600। ये हमारा टैक्सेबल एचआरए है, ये अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ओके जी, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको आसानी से समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारी नहीं होनी चाहिए, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया, मैं साइड हो जाता हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रेजेंटेशन प्रॉपरली अच्छे तरीके से रखिएगा, हमारे पास स्पेस थोड़ी कम थी तो मैंने इसलिए यहां पे ऐसे करवाया। अब अगला कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, मिटा दो इसको, ओके डन। इसको हटा देते हैं, साथ साथ उम्मीद करता हूं आपने किया होगा क्वेश्चन, नहीं तो बाद में बैक जाके देख लेना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस तो मुझे भरोसा है करोगे तो, है धोखा मत देना। अब ये जो लाइन थी ना दोस्तों, मैंने यहां से हटा दिया, ये बिल्कुल मैंने यहां से हटा दिया। अब इसको भी कंसिडर करके करेंगे। यहां पे क्या बोला है कि बेसिक पे जो थी प्यारे लाल साहब की वो 20,000 रुपए पर मंथ थी। 1 अगस्त को उनकी बेसिक पे बढ़ाकर 25,000 रुपए महीना कर दी गई, मतलब 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट उनको मिला, बेहतरीन। अब एचआरए कैसे कैलकुलेट होगा? देखो ऐसे केस में चाहे तो आप इंटू 12 करके कर सकते हो। सर हमें बेसिक पे का इस्तेमाल सर सैलरी निकालने के लिए होता है, तो हम सैलरी ऐसे निकाल देंगे ना, 20,000 इंटू 4 महीने प्लस 25,000 इंटू 8 महीने और जोड़ दिया, आ गई बेसिक पे। जब हम एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे ऐसे कर देंगे सीधा सीधा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना है, ऐसे हम नहीं करेंगे। क्या है बेसिकली, ध्यान दीजिए, आपका जो ईयर है, आपका जो पर्टिकुलर ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, ओके, और वो पूरा चलकर 31 मार्च तक जाता है, बराबर। और ये पूरा ड्यूरेशन आपके 12 महीने का है, इसीलिए आपने वो भी पिछले वाले क्वेश्चन में जितने भी कंप्यूटेशन करी इंटू 12 के हिसाब से करी, बराबर। यही तथ्य था, हाँ जी। लेकिन अगर दोस्तों बीच में साल में कभी भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार के कंपोनेंट में चेंज होता है, हम सैलरी में क्या क्या चीजें देख रहे हैं सर, हम एचआरए भी देखते हैं, प्लेस ऑफ स्टे भी देखते हैं, बेसिक पे मिल रही है, डीए मिल रहा है। क्वेश्चन में कोई भी कंपोनेंट अगर चेंज होता है एचआरए से रिलेटेड, तो आपकी कंप्यूटेशन मंथ वाइज होगी, आपकी कंप्यूटेशन मंथ वाइज होगी। सर व्हाट इज दैट मीन? ध्यान देंगे, इस वाले क्वेश्चन में 1 अगस्त को बेसिक सैलरी उसकी बढ़ गई, बराबर। तो यहां पे ऐसे 1 अगस्त आपने लिखा, जहां पे चेंज हुआ है, बेसिक पे इज अ कंपोनेंट, कैलकुलेशन में यूज करते हैं ना। तो अब क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, और अप्रैल में माफ कीजिएगा, अगस्त से लेकर मार्च 8 महीने। इन दोनों की कंप्यूटेशन आप अलग अलग करेंगे और उसके हिसाब से आपका टैक्सेबल एचआरए निकलेगा। सर कैसे? प्लीज एलोबरेट। ये लो, इसे भी करते हैं। उससे पहले एक टेबल बना लेते हैं, कैसे? ध्यान देंगे, यहां पे लिख लीजिएगा अप्रैल से जुलाई, और यहां पे लिख लीजिएगा आपका अगस्त से मार्च। ये टेबल जरूर बना लेना। बेसिक पे 20,000 और आपका क्या नाम है 25,000, उसके बाद डीए, उसके बाद एचआरए, कमीशन तो हमें लेना नहीं, उसको रहने देते हैं, और उसके बाद रेंट। डीए था हमारा 5,000, एचआरए था 9,000, ये भी था 9,000, ये था 5,000, ये था 9,000 और ये था 9,000। ठीक है, डिटेल जो स्पेसिफिक थी वो आपने लिख दी। यहां पे ब्रैकेट में लिख लो सर ये 4 महीने का समय और ये 8 महीने का समय। मैं 4 सही तो बोल रहा हूं ना, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ अगस्त से चेंज हो गया 4 महीने। अब कंप्यूटेशन कैसे होगी, ध्यान दीजिए फटाफट से। मैं दोस्तों यहां पे इसको छोटा कर रहा हूं और इसको यहां ले जाते हैं, यहां पे कैलकुलेशन हम करेंगे। आइए ध्यान देंगे, सबसे पहले तो वही कि टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड, ये करना हमें। सर हमें तो एग्जम्पशन से मतलब है। एग्जम्पशन इज लोअर ऑफ सेक्शन 10 लिख लेना। ठीक है, चलो लिख देता हूं। आप कहोगे सर आप ही नहीं लिख रहे, ये लो सेक्शन 10। इसमें लिखेंगे ए पार्ट, या ए नहीं, ए बी सी तो आप उसको लिखते हो ना, आप इसको लिख लो फर्स्ट फॉर 4 मंथ्स।
यहां पे सबसे पहले आपने लिखा ए एक्चुअल रिसीव्ड, कितना है HRA सर 9,000 रुपए, तो 9,000 इंटू 4 सर 36,000। बी रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, साथ साथ करेंगे स्पीड बना के, ठीक है। 9,000 रुपए इंटू 4 36,000 ही आ गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है बेसिक पे 20,000, 20,000 इंटू 4 80,000, माइनस प्लस डीए एज पर टर्म, तो 5,000 का डीए है, फॉर्म्स पार्ट कितना है सर 3, मतलब 60%, तो 3,000 इंटू 4 12,000, ठीक है क्लियर। तो यहां पर ये कितना हुआ है 9200 हो जाता, पूरा सॉल्व कर लो उसको, 36,000 माइनस 7 करना है क्वेश्चन, ठीक है, तो 9200, तो ये दोस्तों मेरा आ रहा है 26,800 बराबर। सी पर आ जाते हैं, 40% ऑफ सैलरी, पुणे में ही रह रहा है, 40% ऑफ सैलरी यही थी 92,000, तो ये टोटल कितना हो गया 36,800। ओके जी, हाँ जी। तो यहां पे आप देखोगे कि आपने सिर्फ अभी अपने जो 4 महीने की कैलकुलेशन है उसकी कंप्यूटेशन कंप्लीट करी है। चलो आगे बढ़ो, सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। फॉर 8 मंथ्स, अब ऐसे ही 8 महीने की अलग से करेंगे। एक्चुअल रिसीव्ड HRA कितना मिला 9,000, 9,000 इंटू 8 72,000 हो गया। बी रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, ओके, रेंट कितना सर, रेंट तो 9,000 ही है, 9,000 इंटू 8 72,000, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी अब यहां पर बेसिक पे कितनी थी 20,000, वो बढ़ के हो गई है 25,000, तो 25,000 इंटू 8 करेंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और प्लस डीए कितना था फॉर्म्स पार्ट महीने का 3,000, 3,000 इंटू 8 24,000 रुपए, इसको पूरा सॉल्व करा हमने, 2,24,000 का 10%, फिर माइनस करा 72 से, ये 49,600 आ रहा है दोस्तों। भूल चूक लेनी देनी, आगे पीछे छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है तो वो एडजस्ट करेंगे, ओके। और फाइनली सी इज अगेन 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, आई होप इट इज विजिबल, हाँ विजिबल है, 40% ऑफ सैलरी, साथ साथ करेंगे तो सैलरी तो यही थी इन दोनों की जोड़ के 2,24,000 इंटू 40%, 89 आ रहा है, 89,600 बराबर। ये दोस्तों कर लिया आपने। अब ध्यान दीजिएगा फटाफट से, अब ध्यान देंगे सारे के सारे, यहां पर राइट से कर लेंगे। फर्स्ट इसको पहले बॉक्स में डाल दो, ये 8 मंथ्स की हो गई। पहले वाले का ABC सर ये मिनिमम आ रहा है, दूसरे वाले का ABC सर ये मिनिमम आ रहा है, इसका ये मिनिमम, इसका ये मिनिमम, तो टोटल मिनिमम कितना हो गया 26,800 प्लस 49,600, तो 76,400 इन दोनों का टोटल। देयरफॉर हमारा टैक्सेबल HRA कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ था 9,000 इंटू 12, वो तो पूरा है, माइनस एग्जेम्प्टेड आपने निकाला दोनों 4 और 8 का अलग अलग करके, इट इज 76,400, सो देयरफॉर इट कम्स टू माइनस कितना हो गया था 1,08,000, यार दोस्तों 31,600, ये हमारा टैक्सेबल HRA हुआ। उम्मीद करता हूं तसल्ली से अच्छे तरीके से ये वाला कंसेप्ट हमें समझ आया प्रॉपरली, इसमें कोई क्वेरी कोई डाउट आप लोगों का नहीं होना चाहिए। दोनों तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया, सिंपल वाला भी, बस सिंपल का तो एग्जाम में जैसा आएगा वैसा है, और अगर किसी कंपोनेंट में चेंज होता है वो भी। ओके, तो उम्मीद करता हूं HRA से हमारी कोई यहाँ पे कंप्यूटेशन नहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, या वापस से जाके एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट भाई और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं, आओ सर और अलाउंसेस की तरफ आते हैं, पहले एक बार पानी पी लेते हैं।
तो आइए दोस्तों, बाकी जो अलाउंसेस हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने आ रहा है और एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक अलाउंसेस जो हैं वो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है, जितना मर्जी दे सकता है, 300 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जो उसका मन करे पर मंथ बेसिस पर। ओके, इसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट हमारी लगती है कि टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। ये फॉर्मूला तो भाई हमें याद ही रखना है सैलरी में बहुत जगह, कि जो रिसीव होगा उसमें से जितना एग्जेम्प्ट है वो माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा टैक्सेबल है। अब यहां पर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसमें अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो एग्जम्पशन किसकी मिलती है? अप टू 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 बच्चों तक की एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, ओके, और वो भी आपकी अप टू ₹100 पर मंथ है। मतलब याद रखिएगा 2 वर्ड हमारे सामने, अप टू 2 चिल्ड्रन, अप टू 2 चिल्ड्रन और अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, ये बेसिकली इसकी लीगल लैंग्वेज है। अब मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे। ओके, ये तो एचआरए वाला आ गया हमारे यहाँ। देखिए किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट गिवन होगा कि मान लीजिए मिस्टर ए को पर मंथ बेसिस पर मान लेते हैं ₹500 आपका अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है। अब फिर क्वेश्चन में आपको बताएगा कि नंबर ऑफ चाइल्ड्स उनके कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन उनके कितने हैं। तो मान लीजिए मिस्टर ए के सिर्फ एक ही बच्चा है, सिर्फ एक ही बच्चा है, 1 चाइल्ड है, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, 500 रुपए एक बच्चे में डिवाइड कर देंगे। अरे सर डिवाइड क्या करना, वो तो 500 ही उसके हाथ में आएगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें से माइनस कर देना 100 रुपए, अप टू ₹100, अप टू ₹100 बोला ना, 100 रुपए माइनस कर दीजिएगा। यहां पर कितना अमाउंट आया, 400 इंटू 12 कर दिया, 4800 टैक्सेबल अमाउंट होगा। ये हमारा आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ओके, 100 रुपए, ये 100 रुपए जो एक बच्चे की एग्जम्पशन थी, क्या बोला हुआ मैंने, अप टू 2 चिल्ड्रन और अप टू ₹100। ओके, तो 2 बच्चों तक की है, अप टू वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 बच्चों के 100 प्लस 200 रुपए बनते हैं तो एक ही बच्चे को आप 200 की एग्जम्पशन दे दोगे। नहीं, एक बच्चे की एग्जम्पशन 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए इसी वाले केस में, इसी वाले क्वेश्चन में 2 बच्चे होते, अब उसमें क्या करना है, आपको ये अमाउंट दोनों बच्चों में डिवाइड करना है। दैट इज व्हाट, 250 पर मंथ, 250 पर मंथ। ओके, अब 2 बच्चे हो गए, इसके 100 रुपए माफ हो जाएंगे, इसके 100 रुपए माफ हो जाएंगे। इसके कितने बचे, 150, इसके कितने बचे आपके 150। तो 150 प्लस 150 कितना हुआ सर, 300 इंटू 12 कर दीजिएगा, आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो कुल मिला के बस आपको क्या करना, जितने बच्चे हैं उसमें पहले अलाउंस को डिवाइड कर देना, उनकी रिस्पेक्टिव एग्जम्पशन जो बनती है वो माइनस कर देना, और टोटल करके आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ये लीगल लैंग्वेज से बिल्कुल अलग हो गया, सिंपल तरीके से। आओ आगे बढ़े। सर मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 3 है, 4 हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो क्या करें। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, आपने तीनों में इक्वल अमाउंट डिवाइड कर दिया। सपोज 166 और 167, वो किसी में भी 1 रुपया आप आगे पीछे कर सकते हो। तो पहले के 100 रुपए माफ करें, दूसरे के 100 रुपए माफ करें, तीसरे में से कुछ माइनस नहीं होगा, क्योंकि अप टू ₹100 एग्जेम्प्ट है, अप टू ₹100 और 2 बच्चों के लिए। तो इसका कितना बचा 66, इसका कितना बचा 66, इसका 167। तीनों को जोड़ोगे सर 300 आ रहा है, और इंटू 12 कर देंगे, 3600 हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो गया। बराबर सिंपल तरीका, इस तरह से फॉलो करिएगा। अच्छा, इसमें एक केस और समझेंगे जरा कृपया करके। अब मान लीजिए कि बच्चे 3 हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं सर, और जो अलाउंस मिलता है वो सर मान लीजिए ₹240 पर मंथ है। ओके, ₹240, और बच्चे 3 हैं। कितने स्टूडेंट हो गए, 3 स्टूडेंट हो गए, और 3 बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए। तीनों में आपने इसको डिवाइड करा, ये कितना हुआ 80, ये कितना हुआ 80, ये कितना हुआ 80 हो गया सभी का। पहले वाले में से 100 रुपए माइनस करिए। सर 100 तो नहीं कर सकते, 80 करेंगे तो ये नील हो गया, यहां पे 80 करेंगे, ये नील हो गया।
सर इसके 20 रुपए बचे हैं, इसके 20 रुपए बचे, 40 रुपए हो गए, क्या मैं यहां से 40 माइनस कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों जगह अप टू 2 चिल्ड्रन और अप टू 100 लिखा हुआ है। अगर पहले वाले की एग्जम्पशन कम आई है, दूसरे वाले की एग्जम्पशन आपकी कम आई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बेनिफिट इसको मिल जाएगा। ऐसा किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम नहीं है। तीसरा वाला पूरी तरह से टैक्सेबल है और इनटू 12 करके 960 आप टैक्सेबल करेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बेसिक चीजें याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन बोले कि भाई 250 पर मंथ मिलता है लेकिन इसका कोई बच्चा नहीं है, बेबी नहीं है, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 240 इंटू 12। अगर वो कहते हैं कि सर 3 बच्चे हैं, जैसे यही एग्जांपल है कि 3 बच्चे हैं और इसमें से 2 स्कूल नहीं जाते, या मान लीजिए 1 स्कूल नहीं जाता, वो कह रहा है जी ये स्कूल नहीं जाता, तो सर क्या हम 2 बच्चों में 120 डिवाइड कर दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, बड़े हो गए हैं छोटे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट यू हैव टू डू, जितने बच्चे होंगे बस डिवाइड कर देना और अपने ट्रीटमेंट जितना बताया, उस बाकी अदर लैंग्वेज से आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दैट्स द स्टोरी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सिमिलरली उसी तरीके से अगला आता है एक हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। क्या आता है? हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की अभी सीखी है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे अप टू 100 था, यहां पर अप टू 300 है। यहां पर कितना है? अप टू 300 है। 2 बच्चों की लिमिट यहां पर भी लागू होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आता है एक आउट स्टेशन अलाउंस। आउट स्टेशन अलाउंस, जब पोस्टिंग यूजुअली बाहर हो, दरअसल जो क्या नाम है आपका, जो आउट स्टेशन अलाउंस है ना, जो आपने देखा ना ट्रक ड्राइवर वगैरह स्पेशली होते हैं जो जम्मू कश्मीर से सेब जो है केरल तक पहुंचा रहे हैं, है ना, साउथ से कपास नॉर्थ तक पहुंचा रहे हैं, चाय आसाम के बागानों से पूरे भारत में पहुंचा रहे हैं, मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा काम है। उन लोगों को ये अलाउंस मिलता है कि भाई उन्हें बीच में कहीं पर रुकना पड़ता है, खाना खाना पड़ेगा, ना जाने कितनी सारी चीज़ें, तो उनको ये इस प्रकार का अलाउंस मिलता है। ओके, तो अगर ये आउट स्टेशन अलाउंस बोले तो भी सेम ट्रीटमेंट होगी, या फिर अदरवाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके नाम, उनको डेली अलाउंस के नाम से भी कहा जा सकता है कि डेली अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉयज, तो वो समझ जाइएगा। अच्छा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए सेम फॉर्मूला है, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। ये हर जगह चलेगा। और इनकी एग्जम्पशन क्या है? इनकी एग्जम्पशन बहुत बड़ी होती है। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। एक तो 70% निकाल देना, जो अलाउंस मिलेगा उसका 70% ही निकाल देना, और दूसरा है 10,000 रुपए पर मंथ। 10,000 रुपए पर मंथ, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो यूजुअली इतना ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो ठीक है, आपको एक ट्रीटमेंट बेसिकली मालूम होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसी अंडरग्राउंड अलाउंस है, इसकी लिमिट 800 रुपये है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, इसकी लिमिट 200 रुपये है। तो ये सिंपल वाले हो गए, जो आपकी लिमिट से उससे ऊपर अगर जाएगा तो टैक्सेबल होगा, लिमिट से नीचे रहेगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मेट, ये बड़े सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले हमारे अलाउंसेज है। बराबर, चलिए अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब ये अलाउंसेस देखिए जो ऑफिशियल मैंने पार्ट 2 में डाले हुए हैं, ये वाले अलाउंस। डेली अलाउंस, ये डेली अलाउंस और वो डेली अलाउंस अलग था। वहां पे ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी इंप्लॉइज के लिए वो अलाउंस अगर मिलेगा तो उसको हम डेली अलाउंस उस ट्रीटमेंट से करेंगे। खाली डेली अलाउंस लिखा हुआ तो ऐसे ट्रीटमेंट होगी। डेली अलाउंस बेसिकली जो आपका ऑफिस से घर, घर से ऑफिस का उसका किराया होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस, कई कंपनीज में स्पेशल यूनिफॉर्म होती है तो उनको यूनिफॉर्म बनवाने के लिए अलाउंस मिलता है। कन्वेंस अलाउंस, अगर आपका अपना ट्रैवल है उसके पेट्रोलिंग के लिए आपको मिलता है। हेल्प और एकेडमिक ट्रैवलिंग, ये 6 तरह के अलाउंसेस आप याद रखिएगा। ये वही हैं जब आप अभी गए थे ना अपने कैब से, गुड़गांव गए थे, गुरुग्राम गए थे, ये वही वाले हैं। हाँ जी, ये कौन से हैं? ये मैंने थर्ड कैटेगरी जो थी, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कि जितना खर्च करोगे उतना माफ हो जाएगा। मान लीजिए मालिक ने दिया 500 रुपए पर मंथ, आपका एक्चुअल में खर्चा होता है मान लीजिए 200 रुपए पर मंथ, तो आपने माइनस कर दिया 200 रुपए पर मंथ, 300 रुपए आपकी जेब में गया ना। हाँ जी सर, तो 300 × 12 टैक्सेबल हो जाएगा।
सर अगर मान लीजिए 600 रुपए हुआ एक्चुअल एक्सपेंडिचर 600, तो माइनस क्या माइनस 1200 हो जाएगा? नहीं, अगर माइनस में आएगा तो उसको निल करा जाएगा। माइनस में सैलरी कैसे हो सकती है, उसको निल मान लिया जाएगा। ओके, एंड ये वो अलाउंसेज हैं दोस्तों, अदर अलाउंस की जो मैंने लिस्ट आपको दी है, ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज हो गए, ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज हो गए, जिनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। जो भी अब होगा इंटू 12 करना है, टैक्सेबल पूरा का पूरा दिखाना है। इसमें फैमिली अलाउंस, टेलीफोन, स्प्लिट ड्यूटी, कंपनसेशन, डियरनेस, के नाम आपको सारे के सारे बेसिकली याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस को शुरू करा जाए। आइए यहां पे मिस्टर लालू सिंह, ठीक है जी, ओके। मिस्टर लालू सिंह क्या कह रहे हैं? मिस्टर लालू सिंह कह रहे हैं कि रिसीव्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर ₹80 पर मंथ फॉर हिज फर्स्ट चाइल्ड, 90 per month for his second child, 120 per month for his third child. He also received hostel expenditure allowance for 1000 per month. None of his children are studying. इसमें कोई भी बच्चा इसका पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, फाइंड टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। इसमें जो दोस्तों हमारा क्या नाम है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, सॉरी माफ कीजिएगा, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है, वो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेन मुझे डिस्कशन आपकी करनी है इस पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में इसने बोला पहले वाले को मिलता है, फर्स्ट को मिलता कितना है 80, सेकंड को कितना मिलता है 90, थर्ड को कितना मिलता है 120। 3 बच्चों के पर मंथ है, इंटू 12 हम बाद में कर लेंगे। सर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? देखो इस ट्रीटमेंट के दो मायने हैं। इस ट्रीटमेंट को 2 तरीके से करा जा सकता है और दोनों कंपैरेटिवली सही हैं। ये मैं आपको जो एक्ट की लैंग्वेज होती है वो, और जब रिटर्न फाइलिंग एक्चुअल में होती है वो, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, बोथ आर सुपीरियर। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं पहला बच्चा 80, दूसरा बच्चा 90, इधर हो गया आपका 120, तो पहले दोनों को 100 की मिल जाएगी, है ना। 100 की कैंसिल होकर 80 की ही मिल पाएगी तो ये 0 हो गया, 100 की कैंसिल होकर 90 की मिल पाएगी तो ये भी 0 हो गया। तो टेक्निकली भाई अप टू वर्ड लिखा हुआ ना, अप टू 100, तो इसको 80 की मिल पाई, इसको 90 की मिल पाई, इसको 0, तो तीसरे वाले को नहीं मिलेगी। तो इंटू 12 करके आपने 1440 ये अमाउंट निकाल दिया, दैट इज योर टैक्सेबल अमाउंट। एक तो ये मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ओके। दूसरा मेथड इसमें यह है कि जैसे मैंने बताया कि 80 + 90 और कितना हो गया, 80 + 90 + 120 कितना हो जाता है, जोड़ो जरा, 290 हो रहा है। कितना हो रहा है? 290 हो रहा है। इसको 3 बच्चों में डिवाइड करो, 80, 90, 170, हाँ 120। तो अगर मैं डिवाइड करूं दोस्तों इसको, तो ये अमाउंट मेरा कितना आ रहा है, 290 डिवाइडेड बाय 3, तो 96 रुपीज आ रहा है। 96, 97 और 97। इसके 100 रुपए तो ये तो 0 हो जाएगा, इसके 100 रुपए तो ये 0 हो जाएगा, और इसको नहीं मिलेगा तो 97 × 12 आपने ये कर दिया, तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आई सजेस्ट आप इस वाले को प्रेफर करिए, ये वाला बेटर तरीका है क्योंकि इसमें स्पेसिफाई करा हुआ है किसको कितना मिला। और अगर लमसम में सीधा अमाउंट दे देता है तो फिर हम ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। दरअसल क्या, जब रिटर्न फाइलिंग होती है ना, उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि किस बच्चे को कितना अलाउंस मिला और क्या नहीं मिला, तो वहां पर ट्रीटमेंट इस वाले तरीके से होती है रिटर्न फाइलिंग में। तो कायदे से देखा जाए तो टैक्स इसके हिसाब से जा रहा है, पर अगर हम मेथडोलॉजी देखें, जो एक लैंग्वेज देखें एक्ट की, उसके हिसाब से फिर ये वाला तरीका है, तो ये भी कर सकते हैं। इसमें एक तरीका और है बेहतर करने का, इससे भी बेहतर तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है, एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपका क्या मायना है, आपके क्या मायने हैं कि भाई जो आपका कंसल्टेंट है उसको सबसे ज्यादा टैक्स उसका बचे। हालांकि ज्यादा फर्क इसमें नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या ही कंसल्टेंसी बनती है। तो उसका बेहतर तरीका एक और ये है कि 1, 2, 3 आपका ये हो गया, इसको 120 है, इसको 90 है, इसको 80 है, ओके। अब हालांकि मेंशन करा हुआ था फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, लेकिन जब मैं कंसल्ट करने जा रहा हूं तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे क्लाइंट को सबसे ज्यादा टैक्स उसका बचे। तो मैं ये पसंद करूंगा कि मैं सबसे बड़े अमाउंट से पहले एग्जेम्पशन दूं, क्योंकि यहां पे मेरे 20 रुपए खराब हो रहे थे ना, वो 20 रुपए यहां खराब नहीं होंगे। 80 था और यहां पे बेनिफिट मिल रहा था 80 का ही, तो 100 रुपए की तक की है ना एग्जेम्पशन, 20 रुपए खराब हो रहे थे। इस केस में वो खराब नहीं होंगे। आपने यहां पे माइनस रखा 100 और यहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगी, तो 80
ये तो फिर 90 का मिला तो ये 0 हो गया और ये 20 रुपए हो गया। तो अब 80 के कितना हो गया, 20 रुपए सॉरी ओनली, कितना हो गया 100 रुपए। तो 100 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 रुपए आ रहे। तो आई सजेस्ट के मतलब इस तरीके से आप कर लेना, ये वाला तरीका बेटर है। एक्ट के हिसाब से मतलब हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हमें ऐसे ही करना है किसी स्पेसिफिक से। अब बेस्ट पॉसिबल वे में कंसल्टेंसी अगर मुझे दिखानी है तो ये वाला केस बता देना, ठीक है। ओके, तरीके मैंने आपको दोनों तीनों बता दिए कि एक्चुअल में क्या होता है वो भी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये अपना हॉस्टल वाला तो सिंपल है, 1000 रुपए है ना हॉस्टल, तो 1000 रुपए वो तीनों में डिवाइड करोगे आप तो 333, 333 और 333, 334 ये आ रहा है। इसमें से 300 लेस कर देना, इसमें से 300 लेस कर देना, इसमें से कुछ भी नहीं, तो 33 और 334, तो कितना हो गया 400 रुपए। 400 इंटू 12 करके 4800 हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसको मैं बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके से कराऊंगा प्रेजेंटेशन के हिसाब से। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेज एक्स हैव 3 चिल्ड्रन, 2 ऑफ देम आर नॉट स्टडिंग, बोथ मिसेज एंड मिस्टर एक्स आर वर्किंग इन ए लिमिटेड एंड गेटिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 और 1000 रुपए का इनका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस निकालना है। आप आसानी से कर सकते हैं वाला क्वेश्चन, होमवर्क में बताना, ठीक है, क्या हिसाब किताब रहा इसका आपका। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हो गया जी। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो यहाँ पे पूरा समअप आ गया हमारा, अलग अलग चीजों का पूरा समअप आ गया। अलाउंसेस हमारे खत्म हो गए, पूरे अलाउंसेस की लिस्ट हमने पढ़ ली। फुल फ्लेज जो था हमारा HRA था वो हमें कंप्यूट करना आना चाहिए। एंड यस ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम देखें बाकी सबकी स्पेसिफिक लिस्ट है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए। मिस्टर मुगल ज्वाइंड स्टार लिमिटेड 1423 को, 1 अप्रैल को ज्वाइन करा। क्या क्या है, बेसिक सैलरी है, डीए है, डीए की कंडीशन दे रखी है, एजुकेशन अलाउंस मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रखा है, उसके बारे में बताया हुआ है, हॉस्टल है, मेडिकल है, ट्रांसपोर्ट है, सर्वेंट है, कंपनसेशन अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, असिस्टेंस अलाउंस है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस है, बोनस है, कमीशन है, फीस है। हमें इनकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। HRA इस क्वेश्चन में नहीं है, HRA होगा तो उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं फुल फ्लेज तरीके से, हमें पता भी चल जाएगा कि प्रेजेंटेशन का हमें किस तरीके से ध्यान रखना है जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। क्या मैं इसको थोड़ा और छोटा कर सकता हूं? हाँ, इतना कर दिया मैंने। आई होप अच्छे तरीके से शायद विजिबल ना हो, बट आई एम श्योर कि आपने PDF डाउनलोड कर ली होगी। तो हमें अरे बाबा, तो यहां पर हमें हेल्प मिल जाएगी अपनी स्पेस की। तो क्या करना है, ये फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा दोस्तों, सिंगल कॉलम में बना रहा हूं। यहां पे आपने लिखा पर्टिकुलर्स, यहां पर आ गया हमारा अमाउंट, ऊपर आपने लिख दिया इनकम फ्रॉम सैलरी। हालांकि अभी तो पता नहीं कितने कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। यहां पे आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर लिख दीजिए। 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है, 24-25 हमारा असेसमेंट ईयर है, और यहाँ पे लिख दीजिए असेसी और उनका नाम लिख दीजिएगा मिस्टर मुगल, पूरा लिख लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी रह गई। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी आपने लिखा, बेसिक पे या बेसिक सैलरी, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए 500 पर मंथ इंटू 12, ये 60,000 हो जाता है। ओके जी। उसके बाद अगला है डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस आपने लिखा, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाएंगे। डियरनेस अलाउंस 2000 पर मंथ, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ 50% कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। आप यहां क्या करेंगे, 2000 इंटू 12 और पूरा 24,000 रुपए आएगा। ओके, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 50% फॉर कंसिडरेशन, इसका इस्तेमाल सिर्फ वो HRA वाली सैलरी में ही होगा जब कंप्यूटेशन होगी अलग से किसी पर्पस के लिए, या आगे चल के जब हम और चीजें सीखेंगे। यहां पर जब हम कॉलम बना रहे हैं, यहां पे पूरा का पूरा DA लिखा जाता है जो उसको रिसीव हुआ है। ये 50% वाला फॉर द कंप्यूटेशन पर्पस ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा एजुकेशन अलाउंस, मतलब वही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ओके, तो यहां पे दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो अगर आपको विजिबल है प्रॉपरली और आपने PDF भी ले लिया है, तो 1000 रुपए पर मंथ मिला हुआ है। एक बच्चा है, 3 बच्चियां हैं, मतलब बॉय और गर्ल, 4 बच्चे हो गए, हमें उससे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, 1000 को आप डिवाइड करेंगे कितने में, 4 बच्चों में। इट्स 250, 250, 250 एंड 250 बराबर। सब पहले दो में से आपने 100 रुपीज माइनस करा जो उनको मिल सकते थे,
तो ये इसका अमाउंट कितना बचता है, 150 बचता है सर, इसका 150 बचता है सर, इसका 250 पूरा बचेगा, इसका 250 पूरा बचेगा। तो नेट अगर देखा जाए तो 800 आई हैव, 800 इंटू 12 आप कर देंगे तो दैट्स इट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और यहां पे आप लिख दीजिएगा सी वर्किंग नोट, ये प्रॉपरली वर्किंग नोट में दिखाइएगा आप, कंप्यूटेशन ऐसे दिखाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज 9600। कई बार क्या होता है कि वो शॉर्टकट इन द सेंस के ऐसे भी बोल देते हैं कि सबको 100 रुपये से ज़्यादा मिला तो आप सीधा 2400 रुपये माइनस कर दो तो भी अमाउंट सेम आएगा। आप ऐसे मत करना, अदरवाइज वो कन्फ्यूजन होगी। मैंने एक तरीका आपको बता दिया जो हर केस में, ईच एंड एवरी केस में कामयाब होगा, तो आप ऐसे ही करना। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो 200 रुपये मिलता है पर मंथ। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहीं पर ही वर्किंग कर रहा हूँ साथ साथ, बट आप वर्किंग नोट प्रॉपर बनाइएगा, 2000 पर मंथ। ओके, तो 2000 रुपये पर मंथ मिलता है, बच्चे 4 हैं, हॉस्टल कोई नहीं जाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हॉस्टल जाए या ना जाए। 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये पहले वाले के माफ, 300 रुपये अगले वाले के माफ, इनका कुछ नहीं। तो 2, 2, 5 और 5, तो 1400 दोस्तों टोटल अमाउंट आ रहा है, इसको इंटू 12 करा जाएगा, ठीक है। 1400 इंटू 12, 16800, 16800 दैट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ब्रैकेट में अगेन सी वर्किंग नोट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 रुपये पर मंथ, टोटल मेडिकल एक्सपेंडिचर 3000 का हुआ। दोस्तों मेडिकल अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, मेडिकल अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा, तो 1000 इंटू 12 आप सीधा रखेंगे, इसमें इसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ठीक ऐसे ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहां पर आ गया, ये कितना 1800 इंटू 12, सीधा ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन मिला करती थी, बट अब ये फुल्ली टैक्सेबल है, 21600। ओके, यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सर्वेंट अलाउंस, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल, सर्वेंट अलाउंस 1000 इंटू 12, 12,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद सिटी कंपनसेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, दोनों फुल्ली टैक्सेबल, CCA एंटरटेनमेंट अलाउंस। सिटी कंपनसेशन कितना है 2000, 2000 इंटू 12, ये कितना है 1000, 1000 इंटू 1000 ही है ना, 1000 इंटू 12 तो 24000 और उसके बाद 12000, ठीक है जी, ये भी डन हो गया। उसके बाद मेरे पास बचता है असिस्टेंट अलाउंस, दैट इज हेल्पर अलाउंस, वो हेल्पर अलाउंस की तरह है, जो 6 मैंने बताया उसी में आपका हेल्पर अलाउंस लिखा हुआ है। तो असिस्टेंट के लिए 3000 रुपये पर मंथ मिलते थे बराबर, लेकिन इनका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 2000, तो 1000 जेब में जा रहा है, तो दैट इज असिस्टेंस अलाउंस, आप हेल्पर अलाउंस भी लिख सकते हैं। तो 3000 माइनस 2000 इंटू 12, ये भी 12000 हो गया, ठीक है। अभी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो जा रही है यहाँ पे, उसका ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, इट इज काइंड ऑफ एकेडमिक अलाउंस, कि अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए मिला। तो सेम अगेन 2000 पर मंथ मिलता है, लेकिन एक्चुअल में इनका 8000 रुपये महीने का खर्चा होता है, तो ये तो नीली हो जाएगा, बट लिखना जरूरी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस 2000 माइनस 8000 इंटू 12, बट यहां पे आप नील लिखेंगे या डैश लिखेंगे, ओके। एंड ऐसे ही बोनस कमीशन फीस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बोनस के लिए, फीस के लिए, कमीशन के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होती है, ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो थोड़ा स्पेस हल्का रह गया हमारे पास, बट लिख देते हैं ऊपर करके। हमारे पास बोनस आया, हमारे पास कमीशन आया, हमारे पास फीस आई, तो टोटल बोनस आपका 24000, फिर आया 9000 और फिर आपका 5000। ओके दोस्तों, ये आपके लिए एक काम, इनका टोटल बताइए फटाफट से, टोटल जल्दी से करके आप इसका बताएंगे, मेंशन करेंगे और लिख दीजिएगा उसका जो भी आएगा। बट हाँ, आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि यहां पर जो आप टोटल करेंगे उसे आप नाम देंगे ग्रॉस सैलरी। आप उसे क्या नाम देंगे? ग्रॉस सैलरी नाम देंगे। सर ये नेट नहीं है? नहीं, नेट नहीं है, ग्रॉस है। नेट कब आएगी बताता हूं, अभी बताता हूं उसके लिए। ओके, सो दीज आर द टॉपिक ऑफ अलाउंस। इसमें और आपका कुछ एज सच बचना नहीं चाहिए दोस्तों, अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे आ गया, देखो सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमारे सामने आ जाता है। सेक्शन 16 बड़ा अच्छा
बड़ा प्यारा, एग्जाम में आएगा ही आएगा और आपको इसमें इंटरप्रिटेशन को लिखने का भरपूर मौका मिलेगा, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। वो ये ध्यान देंगे फटाफट से जरा, ठीक है। यहां पर मैं उससे पहले एक चीज बताऊं, उससे पहले एक चीज, हाँ ठीक है, डिडक्शन पर जाने से पहले अभी मैंने आपको बताया कि आपने जो टोटल करा है ना अभी, वो ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। आपने टोटल करा, कुछ भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो टोटल आपका 6 लाख रुपए आया होगा, ठीक है। लेकिन हमें कंप्यूटेशन में जब हम टैक्स के लिए लेके जाते हैं तो क्या अमाउंट चाहिए होता है हमें, टैक्स सॉरी माफ कीजिएगा, हमें नेट चाहिए होता है। नेट पता है कब आता है ग्रॉस सैलरी में से, जब आप डिडक्शंस दे देते हो। कौन सी, सेक्शन 16 वाली जो भी हैं, उन्हें माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, दैट इज नेट सैलरी, और ये टैक्सेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ओके, तो ग्रॉस सैलरी में से कौन कौन सी डिडक्शंस आप दे सकते हो, कौन कौन से डिडक्शंस आपकी अलाउड हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो सेक्शन 16 के अंदर कौन कौन सी डिडक्शन है, आइए ध्यान दीजिए, सेक्शन भी याद हो जाएगा। 1A, 2 और 3 प्रोफेशनल, एक सेकंड, हाँ सॉरी 3, ये 3 है बेसिकली, यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे एक माइनस हो गया हमारा, ठीक है। 3 तरह की डिडक्शन मिलती हैं। आओ इसको और एलैबोरेटेड वे में मैं लिखाता हूं। ये हो गया, इसको मिटा दो ना, इसकी तो जरूरत नहीं है, यहीं पर ही, या चलो ना आगे चले जाते हैं। सेक्शन 16 के अंदर सबसेक्शन 1, अगर आप अपने क्वेश्चन में सबसेक्शन 1 भी लिख दोगे चलेगा, लेकिन मैं उसका भी पैरा 1, सबसेक्शन 1 पैरा 2 और सबसेक्शन 1 पैरा 3, पैरा नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें मिलती है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 1A है बेसिकली। 1A अब क्यों हो गया है कि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन कम थी, जब उसे बढ़ाया गया तो उसको 1A बोल दिया गया। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये वाली है हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल आपने सिखा दिया ना ऊपर, हाँ है, वो फुल्ली टैक्सेबल वहां लिखा जाता है, लेकिन उसी एंटरटेनमेंट अलाउंस की ना एक डिडक्शन भी बनती है। ये बनती है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ये बनती है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। एग्जाम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, उसकी ज़्यादा से ज़्यादातर चीज़ें तो माफ़ हो जाती हैं, एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। तो आपसे मज़ेदार चीज़ पूछेगा ना, आपसे हल्की थोड़ी ना पूछेगा, पर पढ़ेंगे हम पूरा। और फाइनली मिलती है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आप प्रोफेशनल बनोगे, सीए प्रोफेशनल होते हैं, सीएस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो आप इनको अपने इंस्टीट्यूशन को कुछ मामूली सी फीस देनी पड़ती है, मैक्सिमम 2500 रुपये है शायद पूरे साल की। तो बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स पे करा है तो उसकी डिडक्शन आपकी सैलरी में से मिल जाती है। होगा क्या, ध्यान दीजिए, ग्रॉस सैलरी आ गई, ये ऊपर ग्रॉस सैलरी है, हाँ जी, इसमें से सीधा सीधा 50,000 रुपये माइनस कर देना, सीधा सीधा 50,000 रुपये माइनस, बात खत्म। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगी माइनस 50,000 रुपये, ठीक है। 6 लाख में से जो मैंने अज्यूम करा 50,000 रुपये। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस है, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसकी हम अभी एक मैं कंप्यूटेशन आपको बताऊंगा, उस कंप्यूटेशन के हिसाब से जो अमाउंट आएगा उसको यहां पे फिल कर दिया जाएगा और हमारी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और प्रोफेशनल टैक्स, अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअल ने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे करा होगा, जितना भी पे करा होगा, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, मैक्सिमम 2500 रुपये होता है, वो अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा और इन तीनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये है हमारी नेट सैलरी। ओके, एग्जाम में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होगी ही होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं भी लिखी हुई ना क्वेश्चन में तो हमें देनी होती है, याद रखिएगा। ये मत करना कि सर क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है, कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, नहीं, वो कंपल्सरीली देनी है, उससे हम नहीं बच सकते। ये गवर्नमेंट में होगा और ये इसके बारे में बता रखा होगा। तो अब यहां पर आइए जरा आगे बढ़, इस तरह वापस आते हैं कंटेंट पर। तो देखो जैसे मैंने लिखा हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये देगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए वही फॉर्मूला, टैक्सेबल, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें एग्जम्पशन लिमिट, टैक्सेबल तो नहीं बोलेंगे, एग्जम्पशन लिमिट, एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, ये 3 चीजें कैलकुलेट होंगी, बिल्कुल सिंपल। एक तो है एक्चुअल अलाउंस,
एक तो क्या है एक्चुअल अलाउंस और एक है 5,000 रुपए। ओके, सेकंड वाला 20% ऑफ सैलरी एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अलाउंस बेनिफिट और पर्क। इसका मतलब 20% ऑफ बेसिक पे या बेसिक सैलरी। ओके, ये तीन चीजें कंप्यूट करनी होंगी। इन तीन में से जो लोअर अमाउंट आएगा डेफिनेटली वो हमारा एग्जेम्पशन होगा। देयर आर हाई चांसेस कि 5,000 रुपए होता है। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन अपना अकॉर्डिंगली करना है। ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और रही बात उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स की, तो प्रोफेशनल टैक्स मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपको माइनस करना है। इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है प्रोफेशनल टैक्स की, खुद पढ़िएगा इसको। लेकिन मैं इसको आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। क्वेश्चन में आपको किस तरीके से देगा, प्रोफेशनल टैक्स की ट्रीटमेंट सुन लीजिए। हमें ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो माइनस करनी ही करनी है। एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होगा, अदरवाइज प्रोफेशनल टैक्स जो है जो पे करेंगे वो आ जाएगा। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये 6 लाख रुपए, ये 50,000 रुपए तो आएगी। प्रोफेशनल टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए मिस्टर ए है हमारे, और मिस्टर ए ने इस साल पे करा 1,600 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स। कितने का? 1,600 रुपए का। तो यहां 1,600 लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। यहां पर इन्होंने पे करा 1,600 रुपए का पे करा, ड्यू था 2,000 रुपए, पे 2,000 करना था, इन्होंने करा 1,600 रुपए, तब भी यहां 1,600 लिखेंगे। जितना पे करोगे उसकी एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग केस क्या है, ड्यू था मान लीजिए 2,000 रुपए, पे हुआ 2,000 रुपए। सर 2,000 आ जाएगा ना, तो ठीक है। हाँ सुनो तो सही, एम्प्लॉय ने पे करा 1,200 और अपने मालिक से आर से पे करवाया 800। ऑब्लिगेशन पूरा पे हुआ, ठीक है, ऑब्लिगेशन पूरा पे हुआ, लेकिन सारा अपनी जेब से नहीं भरा, 800 रुपए मालिक की जेब से भरवा दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर पूरा 2,000 रुपए लिखोगे। जितना गया है ना, जितना सरकार को गया है, जितना इंस्टीट्यूशन को गया है, वो पूरा का पूरा पे करोगे। द ओनली थिंग यू हैव टू टेकन केयर ऑफ, ये 800 रुपए एक तरह से देखा जाए तो बेनिफिट हो गया ना। पे 2,000 करने थे, तूने 1,200 करे, मालिक से 800 पे करवाए, तो ये मालिक की तरफ से बेनिफिट हो गया। मालिक की तरफ से बेनिफिट मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ना, मालिक की तरफ से बेनिफिट मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। व्हाट यू हैव टू डू, ये अगर क्वेश्चन तो आप पहले पढ़ लोगे ना, तो ये जो एम्प्लॉयर का है ना, ये ऊपर ऐड करना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये 800 रुपए, ये 800 रुपए जोड़ के दिखाना पड़ेगा। तो एक तरह से ग्रॉस सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। भाई जो भी बेनिफिट हुआ है आपको वहां पे ऐड ऑन करके प्रॉपरली अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, बराबर। तो ये एक ट्रीटमेंट याद रखिएगा। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसी तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहे तो आप ये कर सकते हैं पूरा का पूरा, या कर लेते हैं हम साथ साथ। ये बोला गया कि यहाँ पे ये रोहित जी हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ये इनकी सैलरी है, ये इनकी डिटेल्स है, जरा इनके बारे में कुछ बताइए, पूरा का पूरा कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हम यहाँ पर छोटा सा फॉर्मेट हम जल्दी से बना देते हैं। ओके, तो जैसे बेसिक सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ है, तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई सर? 60,000 रुपये हो गई, बराबर। इसके बाद डीए है, तो डीए 2,000 रुपये पर मंथ है, तो डीए 24,000 रुपये हो गया। ओके सर, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है 300 रुपये है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 300 रुपये, तो 3600 रुपये हो गया। उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने खुद पे करा, ठीक है, इसकी डिडक्शन मिलेगी। फिर है एलआईसी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर।
अगर LIC प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है तो ये मॉनेटरी बेनिफिट होता है, इसको 3600 रुपए यहां पे लिखा जाएगा। LIC, ठीक है, मालिक ने पे करा ना तो मॉनेटरी बेनिफिट मिला। हालांकि पर्क्स में इसको हम थोड़ा डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ओके, ये मालिक ने पे करा है तो ये हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स, ये बेनिफिट हो गया। प्रोफेशनल टैक्स बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर माफ कीजिएगा, कितना, 1600 रुपए। ओके, दैट्स इट, हो गया। फटाफट से जोड़ो जरा, इसको जोड़कर बताइए जल्दी से मुझे फटाफट से एक बारी। 60,000 प्लस 24,000 प्लस 3600 प्लस 3600 प्लस 1600, 92800। तो दोस्तों 92800 आ रहा है। अब इसमें से माइनस करो पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर वो 50,000 की सीधी सीधी मिलेगी ही मिलेगी, और फिर प्रोफेशनल टैक्स की, है ना, प्रोफेशनल टैक्स की वो कितनी है, ये खुद ने पे करा 600, मालिक से पे करवाया 1600, तो 2200 रुपए लेस कर देना। तो जो भी अमाउंट आएगा दैट इज आर टैक्सेबल सैलरी, मतलब नेट सैलरी जो हमारी आएगी। ओके दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों हमने अपने दो पड़ाव, अलाउंसेस और छोटा सा पड़ाव सेक्शन 16 का, वो डन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टुवर्ड्स प्रीक्विजिट्स, ठीक है, पर्क्स की तरफ हम जाएंगे और यस शुरू करेंगे फिर, ठीक है। आज अलाउंसेस का जो सिलसिला है वो दोस्तों हमने वाइंड अप करा यहाँ पे, और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेगा। पर्क्स हमारा थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल वाले कंटेंट है वो 5 से 6 हैं, वो मैं आपको अच्छे तरीके से पूरे कराऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो मेंशन करिएगा, और यस कैसा लगा सेशन आपको ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, प्लीज़ टेक केयर।